प्लांट टिश्यू कल्चर है ना। कलर कैसे आएगा, ये ग्रीन ही आएगा ना बैकग्राउंड। सर वो दिखाई नहीं दे रहा जहाँ आप लिख रहे हो। दिखाई देगा, ऊपर है। अच्छा यस सर। इनमें नीचे अब आप दिखाई दे देगा। रहे हैं। यस सर। ठीक है, माइक्रो प्रोपगेशन है ना, स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। और उसमें जो आपने कंटेंट देखा है उसमें हमने ऑलरेडी सिंगल सेल प्रोटीन तक कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको लेना है वो माइक्रो प्रोपगेशन लेना है। माइक्रो प्रोपगेशन प्लांट टिश्यू कल्चर को कहते हैं, है ना। दिस इज आल्सो कॉल्ड प्लांट टिश्यू कल्चर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि इट्स अ काइंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल मोड। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में उस टाइम पे डिस्कस किया था, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग। तो ये एक तरीका है जिससे आप प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हो आर्टिफिशियल मैनर में। सो इट्स अ मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये तरीका आपको जो है वो प्लांट टिश्यू कल्चर कहलाता है ना। जैसे एनिमल टिश्यू कल्चर होता है उसी तरीके से ये प्लांट टिश्यू कल्चर आपको इसमें याद रखना है ना। अब इसमें करते क्या है, आप इसमें किसी भी एक प्लांट सेल से आप एक कंप्लीट प्लांट बना सकते हो। आपको कोई भी एक लिविंग प्लांट सेल चाहिए, अगर हमारे पास कोई भी एक लिविंग प्लांट सेल है तो उससे एक हम कंप्लीट प्लांट रेज कर सकते हैं। इस टेक्निक को आप माइक्रो लेवल पे, क्योंकि सेल होता है, सेल का साइज माइक्रोस्कोपिक है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया कि ये माइक्रो प्रोपगेशन कहलाएगा, है ना। तो हम क्योंकि माइक्रो लेवल पे ये काम कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन, है ना। किस चीज पे बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ टोटीपोटेंसी। टोटी का मतलब टोटल से है, पोटेंसी का मतलब एबिलिटी। मतलब ये प्लांट सेल की एक एबिलिटी है कि आप कोई भी एक लिविंग प्लांट सेल ले लो, उससे आप एक कंप्लीट प्लांट जनरेट कर सकते हो यूजिंग दिस मेथड, है ना। तो टोटीपोटेंसी क्या कहलाता है, टोटीपोटेंसी हमारा बन गया कि इट इज द पावर और एबिलिटी ऑफ ए सिंगल सेल टू फॉर्म ए न्यू प्लांट, है ना। दिस इज पावर या एबिलिटी लिख लीजिए ऑफ ए सिंगल सेल, कोई भी एक सेल ले सकते हैं, टू फॉर्म ए न्यू प्लांट। एक पूरा नया प्लांट आप एक सेल से बना लोगे तो इसको टोटीपोटेंसी कहते हैं। जो आप प्लांट सेल लेंगे वो अंडरस्टूड है कि दैट मस्ट बी लिविंग प्लांट सेल, है ना। इससे भी जैसे क्वेश्चन नीट में आया कि इनमें से किस प्लांट से आप एक नया प्लांट जनरेट नहीं कर सकते, तो उसमें कॉर्क ऑप्शन दे रखा था कि अगर आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिया कोई इश्यू नहीं है, आपने लीफ का मेसोफिल सेल लिया कोई इश्यू नहीं है, आपने रूट का हेयर ले लिया कोई इश्यू नहीं है। बट अगर आप एक कॉर्क ले लोगे तो नहीं बनेगा, बिकॉज कॉर्क डेड होता है। ये आपने एनाटॉमी में पढ़ा था कि कॉर्क सुबेरिन का है और वो डेड होता है। तो ऑब्वियस है कि डेड सेल से तो नया प्लांट नहीं बनाओगे, एक लिविंग प्लांट सेल होनी चाहिए। तो इतनी छोटी सी बात को भी वो एक क्वेश्चन में फ्रेम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो सिंगल सेल आप ले रहे हैं दैट मस्ट बी लिविंग। टेक्निकली कहा जाए तो एक सेल निकालना इम्पॉसिबल टास्क है। अगर हम कहें कि प्लांट में से मुझे एक सेल निकाल के दे दो तो इम्पॉसिबल है। आप छोटे से छोटा टुकड़ा भी प्लांट सेल का जो लेके आओगे दैट इज ऑल्सो ए टिश्यू। इसीलिए हम जब कल्चर करते हैं तो सेल नहीं बोल सकते, हम इसको टिश्यू ही मान लेते हैं। हालांकि कभी आपने एनिमल में सेल पढ़ा होगा जूलॉजी में, वहां स्टेम सेल कल्चर होता है, क्योंकि एनिमल में जो स्टेम सेल्स हैं वो अलग अलग होती हैं, सारी सेल्स अलग अलग होती हैं, ग्रुप में नहीं होती, और वहां पे एक एक सेल को कल्चर किया जा सकता है। प्लांट्स के अंदर ये पॉसिबिलिटी है नहीं, तो इसलिए प्लांट सेल कल्चर नहीं बोला जाता, प्लांट टिश्यू कल्चर है, पीटीसी। और एनिमल में टिश्यू कल्चर नहीं होता, एनिमल में सेल कल्चर होता है। एनिमल में एग्जाम्पल हम ह्यूमन का लेके ही पढ़ते हैं, तो जो बायोटेक में आप पढ़ते हैं वो एक तरीके से सेल कल्चर है, लेकिन प्लांट के लिए ये टिश्यू कल्चर कहलाएगा। तो आप एक सिंगल लिविंग प्लांट सेल को थ्योरेटिकली अगर कहा जाए, कॉन्सेप्चुअली, तो आप उसे एक प्लांट में चेंज कर सकते हैं।
एक छोटा सा लीफ का टुकड़ा भी लोगे तो उससे 1000 ठो प्लांट बना लोगे, है ना, 1000 से भी ज्यादा आप नए नए प्लांट बना सकते हैं। तो उस टेक्निक को हम बोलेंगे, दिस टेक्निक इज कॉल्ड प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो सर टोटीपोटेंसी पे बेस कैसे हुआ, फिर सिंगल देखिए सेल ना, से नहीं बंधा? टोटीपोटेंसी पे वो एनिमल सेल वाला नहीं आएगा, एनिमल सेल वाला टोटीपोटेंसी नहीं कहलाता, प्लांट सेल वाला कहलाएगा ना। टोटल पोटेंसी है कि एक टिश्यू में अगर 1000 सेल है, हमें नहीं पता टिश्यू में कितनी होगी, लेकिन अगर एक टिश्यू में 1000 लिविंग सेल है तो 1000 लिविंग सेल से 1000 लिविंग प्लांट बनेंगे इस मेथड से। और एनिमल के अंदर ये चीज होती नहीं, एनिमल में तो हिट एंड ट्रायल वाली बात है, वहां पे टर्म आता भी है तो प्लूरीपोटेंसी आता है। अगर कभी सुना हो तो, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, क्योंकि एनिमल सेल में दिया भी नहीं है एक्चुअली। प्लांट में टोटीपोटेंसी मतलब पावर ऑफ एक सेल की पावर है, ये टोटल जितनी सेल है उतनी पावर, उसी हिसाब से उतने नए प्लांट। एक सेल लिया है तो एक प्लांट, 1000 सेल होते तो 1000 प्लांट, 10 लाख सेल होती तो 10 लाख प्लांट। एक टिश्यू में जितने नंबर ऑफ सेल होंगे उतने नंबर ऑफ प्लांट आप जो है वो यहाँ से बना सकते हो। ये इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग है ना। अब प्लांट टिश्यू कल्चर करते कैसे हैं, इसको हम पढ़ते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर आप ये काम कैसे करोगे। और क्योंकि सर हम मतलब एक जो टुकड़ा हमने लिया है प्लांट से, उसमें जितने सेल्स होंगे उतने ही बना उतने देंगे। प्लांट बन जाएंगे, लिविंग जितने लिविंग सेल होंगे उतने प्लांट बन जाएंगे। होता है ना, एक चीज होती है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है और एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट होता है। तो थ्योरेटिकल तो यही है, थ्योरेटिकली तो यही है कि अगर एक टिश्यू में 1000 सेल हैं तो 1000 प्लांट। प्रैक्टिकली जब आप करोगे तो 1000 नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ 700-800 तो बन ही जाएंगे, क्योंकि ये भी काम करके देखना है, फिर प्लांट सरवाइव कर रहा है नहीं कर रहा है, बहुत सारे इश्यू अभी और भी तो आएंगे। ये तो एक कॉन्सेप्ट है कि हर एक लिविंग सेल से एक नया प्लांट बनाया जा सकता है यूजिंग दिस मेथड। बट जब आप करके देखोगे तो शायद 100 में से 90 बन पाए, 100 ना बने, है ना। तो 10 मर गए पौधे, आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। तो इसलिए हम इसे प्रैक्टिकली तो हम ये नहीं कह रहे थाउजेंड्स ऑफ प्लांट आ जाएंगे, बट एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से थ्योरेटिकली तो यही है कि ईच एंड एवरी लिविंग सेल कैन ट्रांसफॉर्म इनटू ए न्यू प्लांट यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड। इसलिए इसको हमने टोटीपोटेंसी का कॉन्सेप्ट मान के पढ़ा, है ना। अब बात ये आती है कि यहाँ पे ये हम काम करते कैसे हैं। तो क्योंकि नए नए प्लांट्स बन रहे हैं माइक्रो लेवल पे, टिश्यू इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, तो प्रोपगेशन माइक्रो लेवल पे हो रहा है, तो इसलिए हमने माइक्रो प्रोपगेशन नाम दे दिया। तो ये आप जानते ही। अब जब आप नए नए प्लांट्स बनाएंगे तो टिश्यू कल्चर की कुछ रिक्वायरमेंट भी है, और जब प्लांट आप बनाएंगे तो प्लांट कहलाते क्या हैं, ये सब चीजें भी आपको देखनी है इसमें। अब जैसे मान लीजिए ये कि हम इसमें एक नया प्लांट बना रहे हैं, हमने क्या किया, टिश्यू कल्चर को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक मटेरियल चाहिए, है ना, ये एक एक्सप्लांट चाहिए। एक्सप्लांट वो मटेरियल होता है जहां से आप टिश्यू कल्चर को स्टार्ट करेंगे, है ना। दिस इज अ प्लांट पार्ट फ्रॉम वेयर न्यू, या फ्रॉम वेयर, ऐसे लिख लीजिए। एक्सप्लांट क्या है, ये प्लांट पार्ट है starting which tissue culture work, जिससे आपके टिश्यू कल्चर शुरू होंगे, जिससे आपका टिश्यू कल्चर का एक्सपेरिमेंट शुरू होगा, स्टार्ट होगा, वो एक्सप्लांट हो जाएगा ना। दैट इज अ प्लांट मटेरियल फ्रॉम वेयर टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट विल स्टार्ट, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसे एक्सप्लांट बोलेंगे। तो हमें एक तो जैसे लीफ का एक छोटा सा टुकड़ा, एक रूट का टुकड़ा, एक स्टेम का टुकड़ा, एक फ्लावर, फ्रूट, सीड, कोई भी लिविंग पीस ऑफ द प्लांट जहां से टिश्यू कल्चर आप शुरू करने वाले हो, उसको हम एक्सप्लांट बोलते हैं। तो एक तो हमें एक्सप्लांट चाहिए, फिर हमें बहुत सारे मटेरियल्स चाहिए। मटेरियल्स जैसे हमें इसमें एक कल्चर मीडिया चाहिए जिसमें आप प्लांट को ग्रो कराएंगे, हमें एक कल्चर मीडियम चाहिए, है ना। मान लीजिए कल्चर मीडियम किसी फ्लास्क के अंदर है, तो हमें एक फ्लास्क में हमने एक कल्चर मीडियम रख लिया। या टेस्ट ट्यूब, मान लीजिए कि हमने टेस्ट ट्यूब में कल्चर मीडिया लिया। कल्चर मीडिया मतलब वो चीज जिसमें प्लांट को जितने न्यूट्रिएंट डेली बेस पे चाहिए वो सारे अवेलेबल है। जैसे हमने मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ा पीछे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपने पढ़ा 11th में, तो प्लांट को डेली ग्रोथ के लिए जो मिनरल्स, जो प्लांट हार्मोन चाहिए होते हैं वो सारे अवेलेबल है। ऐसे मीडिया की हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम इसको बोलते हैं कल्चर मीडियम, जिसमें हम प्लांट टिश्यू कल्चर करेंगे।
ये काम जहां भी किया जाएगा दैट मस्ट बी स्टेराइल, वहां पे किसी भी टाइप का कोई बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजोन नहीं होना चाहिए। तो हमें एक एसेप्टिक कंडीशंस चाहिए, है ना। जो कंडीशन है वो कैसी चाहिए, एसेप्टिक। एसेप्टिक का मतलब क्या है, विदाउट एनी सेप्टिक, विदाउट एनी इन्फेक्शन, है ना। तो अच्छा आपको ऊपर का दिखाई नहीं देगा, है। तो हमें कंडीशंस क्या चाहिए, कंडीशन एसेप्टिक चाहिए। तो तीसरी रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि हमें एसेप्टिक कंडीशन चाहिए। तो एसेप्टिक कंडीशन मतलब जिसमें कोई भी बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, कोई भी किसी भी टाइप का कोई कंटामिनेशन ना हो, ऐसी कंडीशंस भी चाहिए। तो ये भी आएगा। जब इस मटेरियल में आप ये कंडीशंस देंगे तो इस पे यहाँ से रख के नए नए प्लांट्स जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है वो थाउजेंड्स ऑफ प्लांट जनरेट कर सकते हैं, कैन बी जनरेटेड, है ना, विद इन ए टाइम फ्रेम। 2-3-4 महीने लगेंगे इस काम में, लेकिन ऐसा करके आप हजारों प्लांट यहाँ से बना सकते हैं। अब एक तरीके से हमने लिखा ये भी कि ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन है तो इसका मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा था कि क्लोन्स बनते हैं, मतलब इनमें जेनेटिकली कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सब माइटोसिस से बन रहे हैं। माइटोसिस में कोई चेंज तो आएगा नहीं। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है तो कोई चेंज आता है, यहाँ तो सब माइटोसिस ही हो रही है। तो इसका मतलब जितने भी प्लांट बनेंगे दे आर आइडेंटिकल, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, सब एक जैसे होंगे। बट क्योंकि हमने सोमैटिक डिवीजन किया, माइटोसिस यहाँ पे किया हुआ है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन्स बोलते हैं, है ना। ये जो प्लांट्स बने हैं, दीज प्लांट्स आर, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। अब जेनेटिकली आइडेंटिकल पॉपुलेशन को आप क्लोन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सोमैटिक डिवीजन से बने हैं तो इनको नाम क्या दिया गया, सोमा क्लोन का नाम दिया गया। सो दे आर कॉल्ड सोमा क्लोन्स। तो सोमा क्लोन्स क्या है, सोमा क्लोन्स इज द पॉपुलेशन ऑफ प्लांट जनरेटेड फ्रॉम टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर से जो प्लांट जनरेट होते हैं उन प्लांट्स को आप, उन पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन बोलते हैं। वेरिएशन तो यहाँ कुछ भी नहीं आया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वेरिएशन तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से आता है या म्यूटेशन की वजह से आता है जेनेटिक्स में। लेकिन जब आप एक दो प्लांट नर्सरी से एक साथ लाइए और दोनों को आपने एक कंडीशन में ग्रो किया, तब भी उनके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। क्यों आएगा, ड्यू टू एनवायरमेंट आएगा। थोड़ा सा लाइट किसी को ज्यादा मिल गई, थोड़ा सा न्यूट्रिएंट किसी को ज्यादा मिल गया, थोड़ा सा टेम्परेचर का फर्क आ गया। तो सोमा क्लोन्स के अंदर वैसे तो जेनेटिकली आइडेंटिकल है, कोई चेंज नहीं आना चाहिए, बट कई बार इनके अंदर चेंजेस आते हैं। तो जो चेंजेस इनमें आएंगे वो चेंजेस क्या कहलाएंगे, दोस चेंजेस आर कॉल्ड सोमा क्लोनल वेरिएशन। इन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। These are called soma clonal variation. Soma clonal variation वो वेरिएशन है जो सोमा क्लोन्स के बीच में आ रहे हैं, जो प्लांट टिश्यू कल्चर वाली पॉपुलेशन के बीच में आ रहे हैं। और फिर आपकी बुक में एग्जांपल्स दिए हैं कि हम ये कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो लाइक टोमेटो, बनाना, पोटैटो, एप्पल, पियर, इन सब के प्लांट्स को प्लांट टिश्यू कल्चर से बनाया गया है ना। इन सबको क्या किया गया है, प्लांट टिश्यू कल्चर से हमने बना रखा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स मतलब जो आपको यूज करने हैं बुक के हिसाब से, एप्पल हो गया, पेयर हो गया, बनाना हो गया, एक्सेट्रा। ये सब ऐसे प्लांट हैं, ऐसे फ्रूट्स क्रॉप हैं जिनको हमने प्लांट टिश्यू कल्चर से मल्टीप्लाई करके बनाया। तो ये भी एक तरीका है, मतलब जहाँ सब कुछ फेल हो जाए वहां पे आप टिश्यू कल्चर तो अप्लाई कर ही सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको लगा कि भाई हाइब्रिडाइजेशन करना था, हमने पीछे कहीं पढ़ा भी था कि हाइब्रिडाइजेशन में 1:2 म्यूटेशन वाले सेक्शन में पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको उससे पहले, कि हाइब्रिडाइजेशन में सक्सेस रेट कितना आता है, 1000 या 100 में से 1। अब आपको लग रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन में जो एक पौधा बचा हुआ है हो सकता है ये मर जाए, तो क्या, तो उस एक पौधे की छोटी सी लीफ का टुकड़ा ले लीजिए और हजारों पौधे बना लीजिए यहाँ से आप। तो हाइब्रिडाइजेशन में तो वो करेक्टर आ गए जो 2 प्लांट के आने थे जाइगोट में, जो एक नए प्लांट में आ गए। बट अगर आपको लग रहा है कि वो प्लांट नेचर में आगे जाके फर्टाइल नहीं होगा, तो उस प्लांट को मल्टीप्लाई करने का तरीका ये हो ही सकता है। ऐसे म्यूटेशन में था कि भाई 10 लाख में से एक पौधा सरवाइव करेगा, तो अगर आपको लगता है कि म्यूटेंट के मरने के चांसेस भी हैं, तो छोटा सा उसकी लीफ का टुकड़ा संभाल के रख लीजिए, उससे आप हजारों प्लांट बना लीजिए।
तो आपने म्यूटेशन भी कर दिया और उसके बाद मल्टीप्लाई टिश्यू कल्चर से कर लिया। नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन कैसे होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिस्की लग रहा था तो हमने टिश्यू कल्चर से मल्टीप्लाई कर लिया। या लगा कि डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है, नहीं बन पा रही, या इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी नहीं बन पा रही, तो कोई बात नहीं, हम उसको प्लांट टिश्यू कल्चर से बना लेंगे, एक बन जाए बस केवल किसी तरीके से, उसको मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन तो हमारे पास ये भी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीड बन जाएगा, यहां से सीड नहीं बनेगा, सीधे सीधे प्लांट मिल जाएगा। आप मुझे एक म्यूटेंट लाके दे दीजिए, म्यूटेंट बनाने में आपने जितनी मेहनत की वो अलग बात है, लेकिन उस म्यूटेंट को मल्टीप्लाई करने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं उस म्यूटेंट को सॉइल में सो करूं और नंबर ऑफ सीड्स बनेंगे, उनसे नए प्लांट बनाएंगे। मैं उस म्यूटेंट में से छोटे से लीफ के टुकड़े से जो हजारों प्लांट बना दूंगा, और एक बार 1000 बन गए तो 1000 से 10,000, 10,000 से 1,00,000, मल्टीप्लीकेशन उसी सेंस में होता चला जाएगा। तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी आप जो है वो रेज कर सकते हो, ये प्लांट टिश्यू कल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है माइक्रो लेवल पे, इसीलिए माइक्रो प्रोपगेशन का नाम दे दिया गया है ना। बुक में तो, हाँ बोलो। फिर इन वेरिएशंस की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी ना, वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी ना, बहुत कम चांसेस हाँ, होंगे वेरिएशन। इसमें जो वेरिएशन आएंगे सोमा क्लोनल वेरिएशन, वो तो एनवायरनमेंट की वजह से है, और एनवायरमेंटल वेरिएशन ज्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि आपने क्या है कि दो पौधों को रखा है, एक को धूप ज्यादा मिल रही है, एक को कम मिल रही है, तो आपको लगा कि धूप कम मिल रही है तो उसे पोजीशन चेंज कर दी, धूप ज्यादा मिलने लगेगी। तो सोमाकुलर वेरिएशन मतलब वेरिएशन आते अगर जेनेटिक्स वाले तब तो वैलिड होते, बिकॉज वो वेरिएशन आगे ट्रांसफर हो सकते थे। ये वेरिएशन तो इन्वायरमेंटल है, ये किसी भी सिचुएशन में आगे ट्रांसफर नहीं होंगे। तो अगर एनवायरमेंट की वजह से मान लीजिए लगे कि टेम्परेचर ज्यादा हो गया, पौधा मर गया, तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा पौधा यूज कर लो, लेकिन आ सकते हैं। सोमा क्लोन का मतलब ये नहीं है कि वेरिएशन नहीं आएंगे, या आपने क्लोन्स में पढ़ा कि क्लोन जेनेटिकली आइडेंटिकल है तो उनमें वेरिएशन नहीं आएंगे, उनमें एनवायरमेंट वाले आ सकते हैं, बाय जीन्स कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ये चीज यहां भी वैलिड है। अब मान लीजिए प्लांट टिश्यू कल्चर हमने ये काम किया, तो प्लांट टिश्यू कल्चर में अलग अलग तरीके, एक्चुअली बहुत सारे वेरिएंट होते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर आप किस किस तरीके से कर सकते हो, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है हम वैसे कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कुछ आपको मैं एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ, बुक में तो नहीं दे रखा, जैसे ये वेरिएंट्स हैं, अलग अलग तरीके हैं टिश्यू कल्चर के, है ना, वेरिएंट्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो क्या है, मान लीजिए आपको क्या करना है, हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर क्या है कि हमें वायरल फ्री प्लांट चाहिए, वी हैव टू रेज वायरस फ्री प्लांट। हमें क्या चाहिए, हमें वायरस फ्री प्लांट चाहिए। मान लीजिए एक प्लांट है जिसमें वायरस का इन्फेक्शन है, अब आपको उस प्लांट से एक ऐसा प्लांट बनाना है जिसमें वायरस का इन्फेक्शन ना हो। अब अगर पूरे प्लांट में वायरस का इन्फेक्शन है तो आप कैसे ये काम करोगे, तो आपको वो एरिया ढूंढना होगा जहां पे वायरस नहीं होता। वायरस कहाँ नहीं होता, वायरस मेरिस्टेमेटिक एरिया में नहीं होता। जो सेल कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करती है उनमें वायरस नहीं रह सकते, वायरस परमानेंट सेल के अंदर रहते हैं। तो अगर हम एक प्लांट में से मेरिस्टम तोड़ लें, रूट का मेरिस्टम, शूट का मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, वेस्कुलर या कॉर्क कैम्बियम, कोई भी मेरिस्टम ले लीजिए, तो आप अगर मेरिस्टेम में क्यों नहीं रह सकते वायरस? मेरिस्टम कॉन्टिन्यूअसली डिवाइडिंग है ना, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल होगी तो वायरस सस्टेन ही नहीं करेगा। वायरस हमेशा मैच्योर सेल के अंदर रहता है जो डिवाइड नहीं करती, है ना। अगर वायरस से ज्यादा एक्टिविटी प्लांट सेल की है तो वायरस सर्वाइव कैसे करेगा? यस मान लीजिए मेरे घर में कोई रहने आ रहा है और मैं हर दिन जो है अपना घर तोड़ के नया बनाता हूं, तो वो कैसे रहेगा? सेल डिवीजन मतलब घर तोड़ के दोबारा बनाना, बार बार यही काम करना, एक कमरे से दो कमरे, दो कमरे से चार कमरे, चार कमरे से आठ कमरे, कमरे छोटे होते चले जाएंगे बट काम नहीं रुक रहा, तो दैट इज मेरिस्टेमेटिक फेज, कॉन्टिन्यूअसली डिवाइडिंग, मैच्योर कभी होते ही नहीं। अच्छा, मैच्योर ही नहीं होने दोगे, जब कहीं आप रुकोगे नहीं तो आपके घर में कोई कैसे रहेगा? तो ऐसे ही वायरस के साथ भी है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर वायरस नहीं होता। तो अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे एक्स प्लांट चूज कर लो, आपको एक ऐसा एक्स प्लांट लेना है जो आपका मेरिस्टम हो, एपिकल मेरिस्टम ले लो, शूट टिप ले लो फॉर एग्जांपल, क्योंकि शूट की टिप निकालना आसान है, रूट की टिप निकालने के लिए पौधे को उखाड़ना पड़ेगा तब जाके रूट की टिप मिलेगी। शूट टिप तो एरियल है, हर ब्रांच की टिप को काट लो और उस टिप से आप एज ए एक्स प्लांट टिश्यू कल्चर से नए प्लांट बना लो। शूट टिप में जो मेरिस्टम होगा वहां वायरस था नहीं, तो इस बनने वाले प्लांट जो है वो वायरस फ्री हो जाएंगे। तो इसको बोल देते हैं मेरिस्टम कल्चर। इसे क्या बोलते हैं? शूट टिप कल्चर या मेरिस्टम कल्चर।
ये एक तरीके का प्लांट टिश्यू कल्चर का वेरिएंट है ना, एक नए तरीके का प्लांट टिश्यू कल्चर है जिसमें हम मेरिस्टेम को चूज करके ये काम कर रहे हैं। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको लगता है कि मुझे हैप्लॉइड प्लांट चाहिए, हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर क्या है, वी नीड हैप्लॉइड प्लांट्स। है ना, प्लांट डिप्लॉयड होते हैं, कोई भी आप एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म पढ़ोगे तो उसकी डोमिनेंट स्टेज स्पोरोफिटिक होती है, मतलब वो डिप्लॉयड है। तो अगर आपको डिप्लॉयड प्लांट से हैप्लॉइड प्लांट बनाना है तो क्या करोगे? अब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा? प्लांट में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर या तो आपको पॉलन ग्रेन मिलेगा या फिर आपको फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक, जो आपने एग सिनर्जिड एंटीपोडल पढ़े थे, वो मिलेंगे। अब यहाँ पे भी चॉइस हमारी क्या है, प्रेफरेंस हमारी क्या बनेगी? पॉलन ग्रेन, बिकॉज पॉलिनेशन तो सारे प्लांट में होता है, पॉलन तो निकल के बाहर ही आता है। अगर आप पॉलन का कल्चर कर दोगे, पॉलन को एज ए एक्स प्लांट चूज करके, पॉलन भी तो एक सेल है ना, और एक सेल से एक प्लांट बना सकते हो ना, तो अगर पॉलन से आपने प्लांट बना लिया तो हैप्लॉइड प्लांट बन जाएगा। नॉर्मली हैप्लॉइड नहीं बनेगा, बट पॉलन को कल्चर करके करोगे तो बन जाएगा। ऐसे ही एग सिनर्जिड या एंटीपोडल को कल्चर करें तो बन जाएगा। हालांकि एग सिनर्जिड और एंटीपोडल खुद बाहर नहीं आते, उसके लिए आपको ओवरी को काटना पड़ेगा पहले, फिर ओवरी को काट के ओव्यूल को काटोगे आप, फिर ओव्यूल के अंदर आपको फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक मिलेगा जो हैप्लॉइड होता है। तो उसमें हो सकता है कि आप ओवरी कल्चर करो, ओव्यूल कल्चर करो, या आप एग सिनर्जिड एंटीपोडल को ही डायरेक्टली कल्चर कर पाओगे। लेकिन पॉलन कल्चर इज वेरी इजी, बिकॉज पॉलिनेशन तो हर प्लांट में हो रहा है, वो तो अपने आप ही बाहर आ रहे हैं, आपको तो केवल पॉलन लेना है और उसको कल्चर मीडिया पे ग्रो करा के हजारों प्लांट बनाने। बनने वाले जितने भी प्लांट होंगे दोज आर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड प्लांट का यूज क्या है? म्यूटेशन में हमें हैप्लॉइड प्लांट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हैप्लॉइड कोई अगर प्लांट होगा तो जो कैरेक्टर है वो अगली ही जनरेशन में आ जाएंगे। डिप्लॉइड में तो डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा, म्यूटेशन होते हैं रिसेसिव कैरेक्टर वाले, रिसेसिव कैरेक्टर आएगा भी तो F2 जनरेशन में 25%। तो अगर आपको रिसेसिव कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में 100% चाहिए तो प्लांट हैप्लॉइड ले लो, अपने आप आ जाएगा। तो हैप्लॉइड प्लांट की डिमांड इसलिए हो जाती है क्योंकि म्यूटेशन स्टडी करने में आसानी हो जाती है। तो ये आप कैसे बनाओगे? इसके लिए आप चाहें तो एंथर कल्चर कर लो। एंथर में आपको पता है कि एंथर में हम कल्चर क्या करने वाले हैं? पॉलन। तो एंथर में आप पॉलन कल्चर कर सकते हो, माइक्रोस्पोरिया पॉलन। और ऐसे अगर आप ओवरी या ओव्यूल लेते हो तो इसमें आपको फीमेल गैमेटोफाइट लेना है, यानी एम्ब्रियो सैक का कल्चर करना है। एम्ब्रियो सैक, एग सिनर्जिड एंटीपोडल, इनमें से किसी का भी कल्चर कर लो, तो उसके हिसाब से आपके जो है वो हैप्लॉइड प्लांट बन के तैयार हो जाएंगे। अब एक तीसरा तरीका भी दे रखा है। तीसरा तरीका क्या दे रखा है? जैसे अभी तक आपने पिछली क्लास में जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा वो था हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब जहाँ पे हमने दो अलग अलग जीनस या स्पीशीज को क्रॉस कराया, हाइब्रिड बनाया, हाइब्रिड में दोनों पेरेंट के कैरेक्टर आए, उसको चेक करके मल्टीप्लाई किया और क्रॉप को रिलीज कर दिया। तो आपने हाइब्रिडाइजेशन को मेथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट में पढ़ा था। ये तो वो बात हो गई कि जब दो प्लांट के हाइब्रिडाइजेशन सक्सेसफुल हो गए, आपने दो प्लांट को क्रॉस कराया और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सक्सेसफुल हो गया। मान लीजिए आप दो प्लांट को क्रॉस कराएं और हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में आप दो प्लांट जो ले रहे हो वो दो अलग अलग स्पीशीज हैं, और नेचर में एक स्पीशीज के मेंबर के बीच में जो मेटिंग है वो अलाउएबल है। दो स्पीशीज के मेंबर जो है वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते नॉर्मली। तो आप हाइब्रिडाइजेशन करोगे तो चांसेस आर देयर कि एक्सपेरिमेंट बेकार जाएगा, बिकॉज अगर आपने मान लीजिए दो अलग अलग स्पीशीज या दो अलग अलग जीनस को लेके क्रॉस कराया तो दोनों के जीनोम मिक्सअप ही नहीं होंगे। मिक्सअप नहीं होंगे तो अगली जनरेशन कैसे आएगी? मैंडल ने टॉल एंड डॉर्फ लिया तो पी प्लांट का था ना, तो पी प्लांट की दो वैरायटी है तो 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। बट अगर ये कहिए कि पी का क्रॉस हम ग्राम सीड से कराएं, पी अलग है पाइजम सेटाइवम और ग्राम अलग है साइसर एरिएंटम, तो ये तो जीनस भी अलग हो गया, स्पीशीज भी अलग हो गई। अब ऐसे केस में अगर हाइब्रिडाइजेशन कराओगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी आपको, ऑब्वियस है कि नहीं मिलेगी, क्योंकि नेचर में अलाउ ही नहीं है। तो फिर आप क्या कर सकते हो? फिर यहाँ पे भी टिश्यू कल्चर काम कर जाएगा। इसको बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या पैरासेक्सुअल। पैरासेक्सुअल मतलब बियॉन्ड सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्पीशीज के मेंबर में होता है, हम यहाँ पे जो करने वाले हैं वो दो अलग अलग जीनस या स्पीशीज के बीच में ये कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या इसमें दिया हुआ है, ये बुक में आपके दिया हुआ है, इसको बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, है ना।
सोमैटिक या पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कर देंगे, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन भी कह सकते हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। दो सेल का प्रोटोप्लास्ट भी आप इसमें फ्यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे चाहे वैरायटी लो, चाहे स्पीशीज लो, चाहे जीनस लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? लेकिन ये सेल का फ्यूजन नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन में आप दो गैमीट का फ्यूजन करते हो ना, हाइब्रिडाइजेशन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल, नेचर कर रहा है तो नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन। और जो मिलने वाली सेल्स हैं वो कौन सी हैं, स्पर्म और एग, लाइक मेल एंड फीमेल गैमीट्स, पॉलन ग्रेन और एग मान लेते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ पे तो कोई झंझट ही नहीं है, आप कोई भी दो सेल ले लो, चाहे आप सोमैटिक सेल लो, इसीलिए सोमैटिक लिखा हुआ है, मतलब आपको दो प्लांट लेने, ए और बी, एक प्लांट का टिश्यू ले लो और दूसरे प्लांट का टिश्यू ले लो। सेल तो नहीं ले पाओगे, आइडियली आप छोटे से छोटा सेक्शन लेके आओगे तो टिश्यू होगा। अब उसमें से क्या करना है, आपको दो सेल नहीं फ्यूज करानी, क्योंकि सेल में सेल वॉल और मिडिल लेमेला रिजिड होते हैं, वो फ्यूजन नहीं होने देंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, उनकी सेल वॉल और मिडिल लेमेला को डाइजेस्ट कर देंगे यूजिंग द एंजाइम। तो जो बचा रह जाएगा वो रह जाएगा प्रोटोप्लास्ट ऑफ ए एंड प्रोटोप्लास्ट ऑफ बी, उन दोनों को फ्यूज करके हम हाइब्रिडाइजेशन पूरा करेंगे। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा बना के आपको दिखाऊं तो लाइक मान लीजिए ये एक ए है और एक ये बी है, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे सेल्यूलेज का। सेल्यूलेज एंजाइम है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करेगा, और पैक्टिनेज एंजाइम है जो मिडिल लेमिला में जो पैक्टिन है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, उसको डाइजेस्ट कर देगा। तो सेल वॉल और मिडिल लेमिला को जब आप डाइजेस्ट कर दोगे, ये तो टिश्यू हैं आपके दो अलग अलग प्लांट के, अब आपको क्या मिल जाएगा, अब आपको मिलेगा प्रोटोप्लास्ट ऑफ ए एंड प्रोटोप्लास्ट ऑफ बी। ये दोनों क्या है, ये दो सेल के प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है। तो अब आपको दो सेल के प्रोटोप्लाज्म मिल गए, सेल वॉल और मिडिल लेमिला आपने डाइजेस्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब इन दोनों को फ्यूजन कराना है। इन दोनों को फ्यूजन कराएंगे। फ्यूजन कैसे कराएंगे, अब इसमें फ्यूजन करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो इलेक्ट्रिक करंट को यूज कर लो या केमिकल मिला दो। तो यहाँ पे एक केमिकल यूज किया जाता है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल। नीट का ही क्वेश्चन है 17-18 का। तो उस सेशन में पूछा गया कि प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करने के लिए कौन से सब्सटेंस को यूज करते हैं। तो यहाँ पे सब्सटेंस क्या है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, PEG, पेग। अगर इसके सोल्यूशन में आप दोनों प्रोटोप्लास्ट को मिला दोगे तो क्या होगा, ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर जाएंगे, ए और बी दोनों फ्यूज कर गए। लेकिन अभी ए और बी के न्यूक्लियस अलग अलग है, दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज किया है, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करे, और दोनों के न्यूक्लियस की हमें जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे ये हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बन गया। अब इसमें जो आपका कंसर्न हो, आप जिसका न्यूक्लियस रखना चाहो रखो और जिसका हटाना चाहो हटा दो। अगर इसमें से किसी भी एक का न्यूक्लियस आपने हटा दिया, इफ वन ऑफ द न्यूक्लियाई इज डीजेनरेटेड, अगर दोनों में से किसी एक का न्यूक्लियाई आपने डीजेनरेट कर दिया, लेट सपोज हमने ए का न्यूक्लियाई हटा दिया, तो जब आप ए का न्यूक्लियाई हटा दोगे तो क्या बनेगा, एक प्रोटोप्लास्ट तो दोनों का है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस किसका है, न्यूक्लियस केवल बी का है। अब जो ये हाइब्रिड बना है, इसको हम नाम क्या देंगे, इसको हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड साइब्रिड। साइटोप्लाज्म का हाइब्रिड है, तो क्या बोलेंगे, साइब्रिड या साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, आप ये नाम भी दे सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड या सोमैटिक हाइब्रिड भी बोल सकते हैं। तो हमने दो सेल के साइटोप्लाज्म को फ्यूज करा के एक का न्यूक्लियस जो रखना है वो रखा, दूसरे का न्यूक्लियस हटा दिया, तो ये हमारा बन गया सोमैटिक हाइब्रिड या साइब्रिड या साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। दोनों न्यूक्लियस रहने दो तो। दोनों न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है, दोनों न्यूक्लियस दो अलग अलग प्लांट या दो अलग अलग जीनोम है, तो दोनों एक साथ तो पेयरिंग कभी करेंगे ही नहीं,
है ना। अगर मान लीजिए ये दो के न्यूक्लियस हैं भी तो दोनों के न्यूक्लियस नॉन होमोलॉगस हो जाएंगे ना क्रोमोसोम के सेंस में। तो दो न्यूक्लियस का तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें तो दो के साइटोप्लाज्म चाहिए थे। बहुत सारे जीन ऐसे भी होते हैं जो साइटोप्लाज्मिक होते हैं, आपके सिलेबस में नहीं था, कभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, हम डीएनए को न्यूक्लियस में मान के पढ़ रहे हैं। लेकिन डीएनए तो साइटोप्लाज्म के यानी क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, बट वो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं था। उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वाले कैरेक्टर के लिए फिर हमें दो का साइटोप्लाज्म चाहिए, न्यूक्लियस तो किसी एक का चाहिए। जिसका रखना चाहे उसका रखिए, जिसका हटाना चाहे हटा दीजिए। अब ऐसा करके जो हमने क्रॉप बनाई है वो बुक में वेल नोन है, दोनों पूछी भी जा चुकी हैं, पोमैटो और बोमैटो। अगर आप यहाँ से एग्जाम्पल लोगे तो एग्जाम्पल में आपको याद रखना है, एक है टोमेटो और पोटैटो का क्रॉस किया गया। टोमेटो प्लस पोटैटो, इन दोनों का क्रॉस करके हमने जो बनाया है, वो जो बनाया वो क्या कहलाता है, पोमैटो कहलाता है। तो पोमैटो एक साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिडाइजेशन का प्रोडक्ट है। टोमेटो और
हेलो, यस सर। ओके, कुछ डिस्कनेक्ट हुआ था, यानी वायरिंग कर रहे हैं ये लोग। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर स्ट्रेटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जिसमें आपको सर टोमेटो प्लस पोटैटो का टोमेटो के बाद आपने कुछ इंपॉर्टेंट बताया? नहीं, कुछ नहीं, बस ये चैप्टर की लास्ट लाइन है। इसमें यही बताया था कि पोमैटो और बोमैटो ये दो ऐसी क्रॉप हैं जो हमने बनाई हैं बाय सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, है ना। और दोनों सोलेनेसी फैमिली के प्लांट हमने लिए, मतलब पहले वाले में टोमेटो और पोटैटो है, तो टोमेटो भी और पोटैटो भी दोनों का जीनस अलग अलग है। इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन किया हमने दो जीनस के बीच में। नेचर में तो दो स्पीशीज के बीच में भी होना मुश्किल है, यहाँ हमने दो जीनस के बीच में क्रॉस किया और तब भी हमारा रिजल्ट प्लांट टिश्यू कल्चर से आ गया। वैसे नहीं आता, लेकिन प्लांट टिश्यू कल्चर से हमने इन क्रॉप्स को भी बना के देखा, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट पढ़ना है चैप्टर माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर थोड़ा सा इजी चैप्टर है, हालांकि इंपॉर्टेंट है। पिछली बार ही 3 क्वेश्चन आ गए अनएक्सपेक्टेड, आने तो 1 या 2 ही क्वेश्चन चाहिए, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी चैप्टर से कुछ ज्यादा आ जाता है। तो माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हालांकि जितना चैप्टर में दे रखा है सिर्फ उतना ही पूछा जाता है, ना कम ना ज्यादा। तो आपको बस जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो याद करना है। एक तरीके से माइक्रोब यानी बैक्टीरिया फंगी जो आपने पढ़े होंगे 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें जितना भी सर ने पढ़ाया होगा, शायद मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया था वो चैप्टर। तो बेसिकली बैक्टीरिया और फंगी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है यूजफुल मैनर में, मतलब बैक्टीरिया हमारे किस काम आ सकते हैं, फंगी हमारे किस काम आ सकती है, इस चीज को माइक्रोब और ह्यूमन वेलफेयर ये आपको चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले बुक में दिया हुआ है कि अगर आपके पास केल्विन का मॉड्यूल है तो आप उसे देख सकते हो, उसमें आपको लाइन बाय लाइन चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि इसको दोबारा लिखने का तो कोई मतलब नहीं है। जो काम का आएगा वो मैं ड्रॉ कर ही दूंगा आपको। सबसे पहले दिया है कि माइक्रो, सर एक मिनट खोल लेते हैं। आप निकाल लो, केल्विन का मॉड्यूल ले लीजिए या एनसीईआरटी ले लीजिए, जिसके पास जो अवेलेबिलिटी है वो ले लीजिए, हम आसानी से कवर अप कर लेंगे इसे। कर लिया सर। ठीक है, तो जैसा आप लोग जानते हैं, आपको कभी पढ़ाया होगा कि माइक्रोब हर जगह है ना। बैक्टीरिया और फंगी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कॉस्मोपॉलिटन नेचर कहलाता है, यूबिक्विटस, फाउंड एवरीवेयर, एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, रिवर, जहां चाहे वहां इमेजिन कर लो। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां माइक्रोब ना हो। अब माइक्रोब में आते कौन कौन से हैं, तो अगर मोटे मोटे तौर पे कहा जाए तो बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, ये 3 ऐसे ग्रुप हैं जो माइक्रोबियल हैं। इसके अलावा कुछ एल्गी भी हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं, क्लोरेला, एसिटाबुलेरिया या सेंडेस्मस, कभी भी नाम अगर आपने ये सुने हैं तो। ब्लू ग्रीन एल्गी आपने जो मोनेरा में पढ़ी है वो तो बैक्टीरिया में ही हम काउंट कर लेते हैं। इसके अलावा वायरॉइड और प्रियॉन्स भी आपकी बुक में दिया है, दोज आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक। और अगर हम एनिमल सिस्टम पे जाएंगे तो प्रोटोजोअन्स जो आपको प्रोटिस्टा में पढ़ाए गए हैं, अमीबॉइड, प्रोटिस्टिया, सीलिएटेड और फ्लैजिलेटेड। इसके अलावा कुछ आपने नेमाटोड्स पढ़े होंगे जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और हेलमिन्स, हेलमिन्स में एस्कहेलमिन्थ और नेमाटे हेलमिन्स, प्लेटी हेलमिन्स, जो भी आपने पढ़ा है एनिमल किंगडम में, ये सब माइक्रोबियल हैं, ये सब माइक्रोब्स हैं। इनमें से प्रोटोजोआ और हेलमिन्थ ऐसे हैं जो किसी भी तरीके से हमारे काम के नहीं है, मतलब वो यूजफुल नहीं है, दे आर ऑलवेज पैरासिटिक, और वो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं। तो प्रोटोजोआ से हमें कुछ बेनिफिट नहीं होता, और नेमाटोड से या हेलमिन्थ से हमें कोई बेनिफिट नहीं होता। हमें बेनिफिट किससे होगा, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस। तो यानी इस चैप्टर में आपको जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़नी है वो एक तरीके से बैक्टीरिया, फंगी, वायरस की पढ़नी है। अब 6 हेडिंग आपकी बुक में दी है कि माइक्रोब को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला हेडिंग दे रखा है माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हमारे घर में, हमारी डेली लाइफ में, हमारे जो घर में प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उनमें माइक्रोब कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। डेयरी प्रोडक्ट जैसे सबसे पहले दिया हुआ है, या हाउस होल्ड प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि आपको अपने घर में यूज करना है, उनकी भी इंडस्ट्री है,
मदर डेयरी भी अपने आप में इंडस्ट्री है। मदर डेयरी का दही भी आता है, अमूल का भी आता है, पराग का भी आता है, ब्रिटानिया का भी चीज एंड बटर्स आते हैं, और भी बहुत कंपनीज के आते हैं। तो इंडस्ट्री तो वो भी है, लेकिन वो इंडस्ट्री के वो प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसीलिए इसको जो सेकंड हेडिंग है माइक्रोबिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तो डेयरी वाले भी हैं। ब्रेड भी एक इंडस्ट्री तो है ना, ब्रेड बनाने की फैक्ट्री कोई घर में थोड़ा लगी होती है, ब्रेड भी बाहर से बन के आती है, तो इंडस्ट्री तो वो भी है। लेकिन वो प्रोडक्ट हम डेली यूज करते हैं, दवाइयां हम डेली यूज नहीं करते, अल्कोहल कोई डेली यूज नहीं करता, या जो सिट्रिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये हम डेली यूज नहीं करते। तो सबसे पहला दे रखा है माइक्रोबिन हाउस होल्ड एक्टिविटीज या हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, और उसमें भी सबसे पहला जो दे रखा है वो क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स, है ना। डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब मिल्क और मिल्क बेस्ड। अब इसमें भी सबसे पहले क्या दे रखा है, जैसे इन शॉर्ट डेयरी प्रोडक्ट्स दे रखे हैं। अब डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ सकते हैं, बेसिकली जो सारा कुछ है वो मिल्क से है। मिल्क के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, दैट बैक्टीरिया इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसे LAB कहते हैं। इसका जीनस क्या है, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस क्या है, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है जो मिल्क में नेचुरली प्रेजेंट होता है। तो ये मिल्क का जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये मिल्क में प्रेजेंट है। अब ये काम क्या करेगा, जब तक ये मिल्क कैटल की बॉडी में है तब तक तो लैक्टोबैसिलस के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं है। तो कैटल की बॉडी में मिल्क होते हुए भी ये कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर इसे चाहिए वो नहीं सूटेबल है। जैसे ही मिल्क कैटल की बॉडी से आएगा उसे एक सूटेबल टेम्परेचर मिलेगा, ये जो लैक्टोबैसिलस है ये क्या करेगा, ये लैक्टोज शुगर से लैक्टिक एसिड बना देगा। इसका काम क्या है, मिल्क में शुगर कौन सी होती है, लैक्टोज, और लैक्टोज से ये बनाएगा क्या, लैक्टिक एसिड। लैक्टोज से क्या बना देगा, लैक्टिक एसिड बना देगा। अब कैसे बनाएगा, वही जो आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, ये तो आपने बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा होगा। लैक्टोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनेगा, ग्लूकोज से आप पायरुविक एसिड तक जाओगे यानी ग्लाइकोलिसिस, और पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये पूरा एक सीरीज में लिख दिया गया, लैक्टोज से पहले जाना है ग्लूकोज गैलेक्टोज, फिर बनेगा पायरुविक एसिड बाय ग्लाइकोलिसिस, और पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सारा कुछ आपको जो है वो 11th वाले सेक्शन में दे रखा है। तो जब ये लैक्टिक एसिड बन जाएगा तो लैक्टिक एसिड क्योंकि एसिडिक होगा और मिल्क होता है स्लाइटली अल्कलाइन, तो इस एसिड की वजह से क्या होगा, जो मिल्क की प्रोटीन होती है कैसीन, आपने जूलॉजी में शायद पढ़ा हो, मिल्क की प्रोटीन होती है कैसीन, वो कैसीन क्या है, वो कोगुलेट कर जाएगी, वो पैरा कैसिनेट में चेंज होकर मिल्क के पानी से अलग हो जाती है। तो आप कह सकते हो कि एक तरीके से दही बन गया या दूध फट गया, दूध में प्रोटीन अलग हो गई, और दूध का जो पानी वाला हिस्सा है, जैसे पनीर बनाते समय दूध को फाड़ देते हैं, तो आप एसिड जानबूझ के डालते हैं कि दूध फट जाएगा और दूध की पनीर अलग, चीज अलग हो गया और वहां से एसिड अलग हो गया। अगर हम ना डालें तो ये 4-5 घंटे में अपने आप फट जाएगा, क्योंकि होना तो यही है, यहाँ एसिड वो बैक्टीरिया खुद बना रहा है, और नॉर्मली हम गर्म करके दूध फाड़ते हैं तो खुद एसिड डाल देते हैं, थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए दूध फट जाएगा, एसिड देना है बस आपको कोई भी। तो ये शुरू में लिखा हुआ है कि मिल्क का बैक्टीरिया काम कैसे करता है। तो मिल्क में जो शुगर है वो लैक्टोज, और उसमें जो बैक्टीरिया है वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। वो क्या करेगा, वो मिल्क में जो प्रोटीन है उसको कोगुलेट कर देगा, और फिर मिल्क जो है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाएगा। पार्शियली डाइजेस्ट का मतलब मिल्क में से आपने प्रोटीन वाला हिस्सा जिससे पनीर बनता है वो अलग कर लिया, और दूध में से जो पानी सा बचा रह जाएगा वो अलग कर लिया। ये तो एक जनरल सेंस की बात हो गई। अब हम इसको यूज कैसे करते हैं, दही बनाने का प्रोसीजर भी यही है। दही बनाने के लिए थोड़ा खट्टा करना होगा, तो इस प्रोसेस को करके आप छोड़ दीजिए, 4-5 घंटे में दही जम जाएगी और दही थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा। दही में भी दही का जो थक्का सा बन के आएगा क्लॉट, दैट इज अ पार्शियली डिग्रेडेड मिल्क एंड कैसीन प्रोटीन, और दही का जो लिक्विड पोर्शन होता है, दही का जो पानी होता है वो आपका लैक्टिक एसिड है। खट्टा पानी होता है दही में, वो वाला पोर्शन खट्टा नहीं होता जो सॉलिड वाला होता है, दही का पानी खट्टा होता है। तो दही बनाने का जो तरीका है वो इंडस्ट्री का अलग होता है। हलवाई की दुकान पे तो ऐसे ही बनता है, दूध को गर्म किया, लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट है, लैक्टोज शुगर प्रेजेंट है, थोड़ा सा हमने दही मिलाया, बनाया। जो आप थोड़ा सा दही मिलाते हैं जिसको जामन बोलते हैं लोकल लैंग्वेज के हिसाब से, बॉटनी में या माइक्रोबायोलॉजी में उसको इनाकुलम कहते हैं। इनाकुलम मतलब स्टार्टर, थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए भी आपको दही थोड़ा सा डालना पड़ेगा।
1 गिलास दूध में थोड़ा सा दही डाला, गर्म करके दूध को रख दिया, 4-5 घंटे में दही बन के तैयार हो जाएगा। दही बनने के बाद दही में से पानी अलग हो जाएगा और दही का थक्का अलग हो जाएगा। कर्ड मिल्क से ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है बिकॉज कर्ड के अंदर विटामिन B12 और कैल्शियम मिल्क के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन बुक में लिखी है कि कर्ड इज मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क। 1 गिलास दूध से ज्यादा न्यूट्रिशियस क्या होगा? 1 गिलास दूध से बनने वाली दही। जितनी भी दही बने, 1 गिलास दही 1 गिलास दूध से नहीं बनेगी। 1 गिलास दही बनाने के लिए 4 गिलास दूध चाहिए होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि हम सेम वॉल्यूम अगर लें 1 ग्लास ऑफ मिल्क और 1 ग्लास ऑफ मिल्क से दही बनने के बाद जितना भी दही का अमाउंट आएगा, दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो कर्ड में विटामिन B12 और विटामिन K, कैल्शियम ये सब ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको मोर न्यूट्रिशियस कंसिडर किया जाता है। ये तो हो गया कर्ड बनाने का प्रिपरेशन। इसी तरीके से अगर आपको योगर्ट बनाना है, योगर्ट क्या होता है? फ्लेवर्ड कर्ड भी मार्केट में आती है, मदर डेयरी भी आती है। मदर डेयरी के आउटलेट पे जाइए तो वो आपको फ्लेवर्ड कर्ड भी दे देंगे। फ्लेवर्ड कर्ड में एक फ्लेवर है, एक अच्छी सी स्मेल है। वो स्मेल किसकी वजह से? एसिटल्डिहाइड की वजह से है। एसिटल्डिहाइड कैसे बनेगा? उसके लिए आपको एसिटिक एसिड चाहिए। एसिटिक एसिड के रिडक्शन से एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। एसिटिक एसिड तो विनेगर में होता है, यहाँ कहाँ से आएगा? तो वो ऐड किया जाता है। फ्लेवर्ड कर्ड है, उसमें फ्लेवरिंग एजेंट मिलाया जाता है। तो एक फ्लेवरिंग एजेंट मिला दोगे तो योगर्ट बन जाएगा। तो योगर्ट भी एक तरीके का दही ही होता है, बट उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लेवर है। वो फ्लेवर उसमें एसिटल्डिहाइड की वजह से है। तो ये आपको याद रखना है कि योगर्ट हो गया। अगर तो ये इनोकुलम डालना जरूरी है? हाँ, इनोकुलम एक्चुअली क्या होता है ना, इंडस्ट्री में क्या है कि सारे दूध से पहले दूध का पाउडर बना दिया जाता है। अगर हम इसको इंडस्ट्री के हिसाब से बात करें ना, तो इंडस्ट्री में क्या होता है, इवन जो बड़ी बड़ी डेयरी होती है दिल्ली में, और वहां भी देखोगे, सबसे पहले जो डेयरी मैन है वो आपके दूध लेके आए, वो क्या करते हैं, वो कच्चे दूध में से ही क्रीम अलग कर देते हैं, है ना। दूध को घुमाएंगे, मतलब सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो उसमें से जो फैट है वो निकल आएगा। जब आप, अब कितना निकालना है वो आप पे डिपेंड करता है। एक फुल क्रीम मिल्क आता है, एक टोन्ड मिल्क आता है, एक डबल टोन्ड मिल्क आता है। तो फुल क्रीम मतलब जो कैटल ने दिया एग्जैक्टली पैक करके सेल कर दिया, उसमें मलाई भी होगी और दूध भी होगा। फिर आपने उसमें से अगर थोड़ा सा घी निकाल लिया, थोड़ा सा क्रीम निकाल दिया, तो वो क्या बन गया, वो टोन्ड मिल्क बन गया। अब उसमें मिल्क तो है लेकिन फैट कम हो गया। और अगर आपने सारा निकाल लिया तो डबल टोन्ड, तो डबल टोन्ड मिल्क भी आता है और उसमें 0 फैट होता है, उसमें मलाई नहीं पड़ेगी आपकी, पानी पानी सा दूध होगा। अब जो आपने क्रीम निकाली उसको क्रीम के तरीके से भी सेल कर सकते हो। क्रीम जैसे दाल मखनी में पड़ती है या किसी और चीज में डालनी है, तो क्रीम के अपने यूज हैं। अमूल की क्रीम भी आती है, फ्रेश टेट्रा पैक आता है अमूल की क्रीम का। और आप चाहें तो उस क्रीम को गर्म करके उससे घी बनाएंगे, क्योंकि घी जो बन रहा है वो वहीं से बनेगा। तो आपने क्या किया कि कच्चे दूध में से ही आपने जो है वो क्रीम अलग कर ली, फैट अलग कर दिया, जिससे आप घी भी बना सकते हो और क्रीम को डायरेक्टली भी बेच सकते हो। कई सारी जगह पे क्रीम को, कच्ची क्रीम को खाते भी हैं, है ना। कच्चा मक्खन भी आता है तो उसे डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। जो दूध बचा रह गया, उस दूध का क्या किया जाता है, उस दूध को पाउडर में चेंज किया जाता है। उसे बोलते हैं स्किम्ड मिल्क। मिल्क की स्किमिंग कर दी गई, मतलब दूध का पाउडर बना दिया। जैसे मिल्क पाउडर आता है ना, नेस्ले एवरीडे आता है या कोई और ब्रांड मान लीजिए, तो पाउडर्ड मिल्क बन गया। तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है लाइक मदर डेयरी, अमूल एंड ऑल, ये यही काम करती है, क्रीम अलग और स्किम्ड पाउडर अलग। अब अगर कुछ भी बनना है, अगर दही भी बननी है, तो दही कैसे बनेगी? आपने थोड़ा सा दूध का पाउडर लिया, थोड़ा सा पानी मिलाया, थोड़ा सा बैक्टीरिया मिलाया और थोड़ा सा आपने लैक्टिक एसिड मिलाया और शेक करके आपको दे दिया, ये बन गया छाछ। अगर आपने पानी कम रखा तो इसी से बन जाएगा दही। मतलब जितने भी प्रोडक्ट हैं वो स्किम्ड मिल्क से बनाते हैं। आप अगर मिल्क के पैकेट पे देखोगे, सॉरी छाछ के पैकेट पे देखोगे, तो उस पर लिखा भी होगा, जो मदर डेयरी या किसी ब्रांड का छाछ है उस पर लिखा होगा कि स्किम्ड मिल्क, एसिडुलेटेड प्रोडक्ट, उसमें खट्टा करने के लिए एसिड डाला गया, लाइव कल्चर ऑफ लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस के बैक्टीरिया मिलाए गए हैं, और उसके बाद पैक करके प्रिजर्वेटिव के साथ आपको दे दिया गया। इसीलिए अगर आपने पैकेट वाली दही से अपने घर में दही जमाने की कोशिश की तो जमेगी नहीं। हलवाई वाला जो दही है वो प्रॉपर वो है जो लाइव कल्चर्स को यूज किया गया, जो दूध से दही बनाया गया, रादर देन दूध के पाउडर से दही बनाया जाए। तो इंडस्ट्री अलग तरीके से काम करती है, जो मार्केट है वो अलग से। पैकेट वाली से नहीं जमेगी दही? नहीं जमेगी, ट्राई करके देख लो।
हलवाई की दुकान से दही लाओगे तो दही जम जाएगी, पैकेट वाले से दही लाओगे तो जमेगी नहीं। उसका टेस्ट ही अलग होता है। जो लोग वैसी दही खाते हैं हलवाई वाली, उन्हें समझ में नहीं आती पैकेट वाली दही कभी भी। अजीब सा वो स्टिकी स्टिकी सा रहता है, क्योंकि वो तो दूध के पाउडर से बना हुआ है। तो बटर मिल्क भी ऐसे ही बनाया जाता है। क्रीम को खट्टा कर लोगे तो सावर क्रीम आ जाएगा, जो नैनी कहलाती है, कच्चा मक्खन जिसे कहते हैं। हरियाणा पंजाब में जो मक्के की रोटी के ऊपर कच्चा मक्खन रखा गया। एक हमारा बटर आता है अमूल का बटर, वो प्रोसेस्ड बटर है, उसमें प्रोसेसिंग की जाती है, उसमें ब्यूटायरिक एसिड मिलाया जाता है, जिसकी वजह से उसमें एक खुशबू आती है अमूल के मक्खन में। पूरी दुनिया जानती है कि अमूल का बटर सबसे अच्छा है। तो उसके लिए ब्यूटायरिक एसिड आपने मिलाया, ब्यूटायरिक एसिड कहीं और से बनाया था हमने, उसमें मिला दिया गया, नमक मिला दिया गया और फिर पैक करके आपको दे दिया गया, तो सॉल्टेड होता है वो बटर एक्चुअली। लेकिन जो कच्चा मक्खन होता है वो तो प्योर मक्खन है, उसमें ना सॉल्ट है ना उसमें कोई और फ्लेवर है, उसका तो एक इंडिविजुअल अपना कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर है। और अगर पनीर बनाना है तो दूध को फाड़ दीजिए। दूध में से आपको क्या करना है, फाड़ना और अपने आप फटने में डिफरेंस केवल इतना है कि जब ये अपने आप फटेगा तो ये खट्टा होता जाएगा, क्योंकि फर्मेंटेशन होने के लिए 4 से 5 घंटे तो कॉमन सी बात है। जाड़े हैं तो 10-12 घंटे लग जाएंगे अगर आपने नेचुरली फर्मेंटेशन का इंतजार किया तो। और पनीर बना देते हैं हम आधे घंटे में। दूध को उबाला, नींबू नचोड़ा, दूध फट गया, दूध को छाना, कपड़े से बांध के टांग दिया, पनीर अलग और दूध का पानी फेंक दिया। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपने फर्मेंट करने का टाइम नहीं दिया, आपने दूध में से दूध की शुगर यानी लैक्टोज और मिल्क में से मिल्क की प्रोटीन यानी कैसीन, उसको अलग कर दिया और मिल्क का जो पानी था वो अलग हो गया। तो यहाँ पे पनीर खट्टा नहीं हो पाया, पनीर फर्मेंट नहीं हो पाया। तो जब हम चीज बनाते हैं तो चीज बनाने में हमें ध्यान ये रखना होता है कि पार्शियली डिग्रेड होना है, पूरी तरीके से उसे फर्मेंट नहीं करना। उसमें से लैक्टोज और कैसीन को अलग कर लेंगे। अब चीज भी मार्केट में चीज अलग अलग आते हैं, वही बात है कि फिर वही हलवाई की शॉप में जो चीज मिल रहा है उसका टेस्ट अलग होगा, और अगर आप अमूल का चीज या किसी और ब्रांड का चीज खाओगे तो अलग होगा। तो जो इंडस्ट्रियल चीज है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बन रहा है, उनके चीज में अलग तरीका है। उनका तरीका क्या है, उनका वही घूम फिर के वही वाला मिल्क पाउडर वाला, स्किम्ड मिल्क वाला तरीका, कि स्किम्ड मिल्क पाउडर ले लिया, उसमें लैक्टोज शुगर मिला दी, उसमें बैक्टीरिया मिला दे, उसकी प्रोसेसिंग कर दी, तो उसके हिसाब से चीज बन जाएगा। अब इस चीज को बनाने में आप जैसा फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म यूज करोगे, उसका जो टेक्सचर है या उसका जो शेप एंड साइज कलर है वो वैसा ही हो जाएगा। जैसे आपकी बुक में 2 नाम दिए हैं, एक दे रखा है रॉकफोर्ड चीज, एक दे रखा है स्विस चीज। तो स्विस चीज क्या होता है, स्विस चीज की खास बात ये होती है कि वो पफी ज्यादा होता है, जैसे बन होता है वो फूला हुआ ज्यादा होता है, तो प्रेस करोगे तो दब जाएगा, छोड़ोगे तो फिर अपने शेप में आ जाएगा। तो स्विस चीज की खास बात ये है कि वो लार्ज होल का होता है, उसमें बड़े बड़े छेद होते हैं। अब इसे लैक्टोबैसिलस यूज करके नहीं बनाया जाता है, इसके लिए अलग से बैक्टीरिया यूज किया जाता है, प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मनाई, बुक में दे रखा है। तो स्विस चीज की जो राइपनिंग है, उसका जो फर्मेंटेशन है, वो फर्मेंटेशन लैक्टोबैसिलस ने ना करके किसने किया, प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मनाई, ये एक बैक्टीरिया है जिसने फर्मेंटेशन किया और स्विस चीज बना। स्विस चीज का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसमें बड़े बड़े होल होते हैं, तो उसका स्पॉन्जी नेचर आता है, पफी सा बनता है। ऐसे ही एक रॉकफोर्ड चीज आता है जिसको फर्मेंट करने के लिए फंगी को यूज किया गया, दैट इज पेनिसिलियम रॉकफोर्टाइल। और ये ब्लू पेनिसिलियम ब्लू मोल्ड कहलाता है, ब्लू कलर की फंगी होती है, तो इसे निक नेम में ब्लू चीज कह देते हैं। ब्लू चीज का मतलब ये नहीं कि ये ब्लू कलर का होगा, ब्लू चीज का मतलब यहाँ पे इस तरीके से है कि ब्लू मोल्ड यानी पेनिसिलियम को यूज करके इसकी राइपनिंग की गई है। तो मार्केट में और भी चीज आते हैं, अलग अलग टाइप के आते हैं, कैम्बमबर्ड चीज अलग से आता है। तो अलग अलग तरीके के चीज आते हैं, अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टी है। अब मैकडी के एड में जो बर्गर दिखाते हैं वो तो इतना फूला हुआ दिखाते हैं, और मैकडी में खा के देखो तो वो इतना सही रह जाता है। डिफरेंस इस बात का है कि मैकडी का एड जहां से बन के आया, मतलब यूएस से, वहां पे तो वही स्विस चीज यूज किया जाता है जिसकी एक लेयर इतनी मोटी होती है, और हमारे यहाँ जो चीज लगेगा वो हलवाई की शॉप से थिन स्लाइस लगाई जाएगी, वो इतनी पतली होगी। तो बर्गर इतना मोटा तो बन ही नहीं पाएगा, बर्गर इतना सही रह जाएगा। तो ब्रांड वहां का है, तो वो दिखाते तो वो इमेज में है जो स्विस चीज है, लगाते वो है जो घर में हलवाई की शॉप से चीज बन के आता है। सो दैट इज अ डिफरेंस कि हम इंडस्ट्री के हिसाब से चीजों को अलग समझते हैं, डेली लाइफ के हिसाब से।
तो ये पहला पैराग्राफ है जिसमें डेयरी प्रोडक्ट को हमने चूज किया। मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क यानी छाछ, क्रीम और सावर क्रीम, चीज, ये सब डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जो मिल्क से रिलेटेड है, डेयरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। फिर ऐसे दूसरी इंडस्ट्री जो आती है कॉमन, वो है ब्रेड, बेकिंग इंडस्ट्री। अब ब्रेड में आप चाहे ब्रेड बनाएं या बर्गर बनाएं या बन बनाएं या पिज्जा का बेस बनाएं या कुलचे बनाएं, व्हाटएवर एल्स, जहां पे भी आपने आटे को फर्मेंट किया, वो बेसिकली कहलाएगा आपका ब्रेड वाली इंडस्ट्री, बेकिंग इंडस्ट्री। इवन बिस्किट्स को बनाने का भी जो तरीका है, जो बेकरी प्रोडक्ट्स वाले बिस्किट्स होते हैं, वो भी इसी से बनते हैं। यहाँ फर्मेंटेशन करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म चाहिए, तो आपको फिर वही रेस्पिरेशन याद हो तो आपको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ाया था, और उसमें जो ऑर्गेनिज्म यूज किया था दैट वाज ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। तो ईस्ट को यूज करके आप ये काम कर सकते हैं, है ना। तो ब्रेड इंडस्ट्री में कौन सा यूज हो, ईस्ट यूज होगा, है ना, बेकिंग इंडस्ट्री में, इसीलिए उसको बेकर्स ईस्ट का नाम दे दिया गया। फिर ऐसे इंडस्ट्री के हिसाब से तो डोसा है, उपमा है, इडली है, और साउथ इंडिया में आप जाओगे तो बहुत सारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जहाँ पे चावल के आटे को या उड़द की दाल के आटा जो बनेगा, उसका जो फ्लोर बनेगा, उसको फर्मेंट करके बैटर बनाया जाता है। तो इन सब के बैटर भी जो बनाए जाते हैं वो भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं। उनमें भी हम जो माइक्रोब्स को यूज करते हैं वो ल्यूकोनोस्टॉक है या स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, इनको यूज करके ये काम किया जाता है। तो ये सब आपको इसमें ध्यान में रखना है ना। बैटर सबका बना बनाया मार्केट में आता है ना, मार्केट में बने बनाए भी आते हैं और आप अपने घर में भी ये काम कर सकते हैं। लास्ट में दिया है टोडी, है ना, एक ये भी नाम दिया होगा। टोडी क्या है, टोडी यानी ताड़ी, है ना। ताड़ी एक तरीके का ट्रेडिशनल ड्रिंक है ना, जो साउथ इंडिया में यूज किया जाता है। वो करते क्या है, नारियल के पेड़ पे जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे हम स्पैडिक्स बोलते हैं। आपको मैंने मॉर्फोलॉजी में रेसिमोस तो पढ़ाया था, रेसिमोस साइमोस, लेकिन रेसिमोस और साइमोस के भी और डिटेल में टाइप्स हैं। तो रेसिमोस का ही एक टाइप होता है स्पैडिक्स। तो नारियल में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो स्पैडिक्स होता है। तो नारियल के पेड़ में जहाँ पे नारियल का बंच लगा हुआ है, वहां पे क्या करते हैं, जहाँ पे सारे नारियल अटैच होते हैं, उस जो आप कह सकते हो स्टेम लाइक जो ब्रांच होती है, उस पर कट लगा देते हैं। वो जब उस पर आप कट लगा दोगे तो अंदर जाइलम में जो वाटर फ्लो कर रहा होगा वो सैप की फॉर्म में कलेक्ट कर लेते हैं। उस सैप में नेचुरली फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होता है। अगर उस सैप को आपने कलेक्ट करके छोड़ दिया कुछ घंटे के लिए, तो फर्मेंटेशन से अल्कोहल बन जाएगा और एक ट्रेडिशनल ड्रिंक बन के तैयार हो जाता है, जो वहाँ की रिलीजियस गैदरिंग या फेस्टिवल्स में यूज किया जाता है, जिसको वहाँ कच्ची शराब बोल देते हैं या ताड़ी बोलते हैं। उसमें 4 से 6% तक अल्कोहल होता है। तो ये कहाँ से मिला, फ्रॉम द अनओपन्ड, मतलब इन्फ्लोरेसेंस लेना है, फ्लावर नहीं लेना है। तो फ्लावर बनने से पहले वाली स्टेज अनओपन्ड इन्फ्लोरेसेंस लेना है, जो स्पैडिक्स कहलाते हैं, ऑफ द पाम ट्री, एंड दैट पाम इज कैरियोटा यूरेंस। उस पाम ट्री का नाम क्या है जिससे ये बनाया जाता है, वो कैरियोटा यूरेंस कहलाता है ना। तो ताड़ी भी वहां का एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, जो पाम से निकलने वाले सैप को कलेक्ट करके फर्मेंट करके बनाया जा सकता है और उसको यूज किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट, दैट इज माइक्रोब इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। सेकंड आएगा माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मतलब है लाइक हमें एंटीबायोटिक्स बनानी है या अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने हैं या ऑर्गेनिक एसिड्स बनाने हैं, डिफरेंट एंजाइम्स बनाने हैं, या इसके अलावा कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल हैं। जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम डेली लाइफ में तो यूज नहीं करते लेकिन जरूरत पड़ने पे करते हैं, तो इनके लिए जब फर्मेंटेशन यहाँ भी होगा। प्रोसेस इज ऑल अबाउट फर्मेंटेशन। हम माइक्रोब इन डेयरी प्रोडक्ट्स में जो हमने ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट में जितनी भी चीजें पड़ी, डेयरी, ब्रेड, टोडी और जो तो भी बैटर था, डोसा, उपमा, इडली, इन सब का सब जगह फर्मेंटेशन किया। अभी जो आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पढ़ने वाले हो, यहाँ पे भी सब जगह फर्मेंटेशन ही होगा। आगे आप सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ोगे तो फर्मेंटेशन वहां भी होगा। तो जो मैकेनिज्म है बिहाइंड द प्रोसेस, दैट इज ऑलवेज ए फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन रेस्पिरेशन में आपने पढ़ रखा है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, सिट्रिक एसिड फर्मेंटेशन या एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन
सब जगह होना है, सब जगह पायरुविक एसिड तक तो कोई चेंज नहीं आएगा। पायरुविक एसिड के बाद जो बैक्टीरिया लोगे वो प्रोडक्ट बन जाएगा, बैक्टीरिया लो या फंगी लो या कुछ और लो, कोई ना कोई माइक्रोब लोगे तो कोई ना कुछ बन ही जाएगा। तो सेकंड क्या दे रखा है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी तो होती नहीं, इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्री, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री जहाँ पे मान लीजिए कोई डिस्टिलरी फैक्ट्री है, कोई वाइन बनाने की फैक्ट्री है, लाइक मैकडोनल्ड की फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में कोई 1-2 लीटर वाइन तो बनेगी नहीं, वहां तो मिलियंस ऑफ लीटर वाइन डेली बनती है, हजारों लाखों लीटर वाइन डेली बनती है। तो बड़े बड़े वेसल जिनमें ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस किया जाएगा उन्हें फर्मेंटर कहते हैं। एक फर्मेंटर का जो स्ट्रक्चर है या जो डायग्राम होता है या जो उसका वर्किंग पैटर्न है वो बिल्कुल वैसा है जैसा बायोटेक्नोलॉजी वाले सेकंड चैप्टर में स्टिर्ड टैंक रिएक्टर बना हुआ है। अगर आप बायोटेक पढ़ रहे हैं या बायोटेक पढ़ चुके हैं तो उसके सेकंड चैप्टर में लास्ट में एक टैंक रिएक्टर बना है, स्टिर्ड टैंक रिएक्टर। एक बड़ा सा रिएक्टर होता है जिसके अंदर एक फैन लगा होता है, तो रिएक्टर में आप जो भरोगे वो फैन जब घूमेगा तो पानी भर दिया तो पानी घूमता रहेगा, अगर आपने कोई सबस्ट्रेट भर दिया तो वो घूमता रहेगा, उसमें ऑक्सीजन का इनलेट होगा, उसमें कुछ डालोगे कुछ निकालोगे, उसका टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है, उसका प्रेशर कंट्रोल्ड होता है। तो जैसा एक स्टिर्ड टैंक रिएक्टर होता है वैसा ही एक फर्मेंटर होता है। स्टिर्ड मतलब जिसमें आप घुमा सको, स्टीयरिंग कर सको कॉन्स्टेंटली, उसकी भी स्पीड डिसाइडेड होती है कि पंखा कितनी तेजी से घूमेगा। टैंक मतलब बहुत बड़ा, रिएक्टर क्योंकि उसमें रिएक्शन हो रही है। अगर वो रिएक्शन फर्मेंटर है, फर्मेंटेशन है, तो वही चीज फर्मेंटर कहलाएगी। अगर वो रिएक्शन कोई और होगी तो अकॉर्डिंग टू दैट उसको रिएक्टर बोल दिया जाएगा। तो बड़े बड़े वेसल जिनके अंदर फर्मेंटेशन इज कैरीड आउट उनको क्या बोलते हैं, फर्मेंटर बोलते हैं। अब जो हमारा कंसर्न है उसके हिसाब से आप चीजें बना सकते हो। जैसे सबसे पहले दिया है अल्कोहलिक बेवरेजेस, है ना, या फर्मेंटेड बेवरेजेस, जैसे वाइन है, बियर है, विस्की, ब्रांडी, रम, ये इस टाइप के मटेरियल हैं जो ईस्ट की वजह से बनते हैं। सेम ईस्ट है जो आपने बेकिंग इंडस्ट्री में ईस्ट पढ़ा, वही ईस्ट आपका अल्कोहलिक वाली इंडस्ट्री में है। तो ईस्ट दोनों जगह सेम आएगा, है ना, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। अगर आप लिखोगे, आप इस बात को ऐसे समझ लो, मैंने आपको पहले भी करके दिखाया था, पायरुविक एसिड है CH3COCOH, ये पायरुविक एसिड है जो ग्लाइकोलिसिस से बना। अब इससे आप क्या बनाते हो, इससे बनाते हो C2H5OH यानी अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो उसके हिसाब से बन गया ये CH3COCOH, है ना। ठीक है, ये इथाइल अल्कोहल है। अगर आपको अल्कोहल चाहिए तो आपको यही रखना है। अगर आप ये वाला कंसर्न है तो ये आपका बन गया बेवरेजेस, ब्रीविंग इंडस्ट्री। और अगर आपका ये प्राइम कंसर्न है तो ये बन जाएगा बेकिंग इंडस्ट्री। ईस्ट एक ही है, ईस्ट कौन सा है यहाँ पे, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इसको आप बेकर्स ईस्ट भी बोलते हो, ब्रीवर्स ईस्ट भी बोलते हो। ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस करके पायरुविक एसिड बनाया, पायरुविक एसिड से आपने जो है वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। अब मान लीजिए मुझे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ही करना है तो मैं ये रिएक्शन ऐसे ही होने दूंगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपने फर्मेंटेशन पढ़ा था कि फर्मेंटेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। मैं ऑक्सीजन नहीं दूंगा, अल्कोहल बनता जाएगा। अल्कोहल को प्यूरिफाई करने का तरीका क्या है, डिस्टिलेशन, कि आप इसको डिस्टिलेशन में ले जाइए, अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन जो रखनी चाहिए वो रख लीजिए, और कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, डिफ्यूज करके निकल जाएगी। अगर आपको लगता है कि इसको बेकिंग इंडस्ट्री में ले जाना है, अब ब्रेड के अंदर कोई अल्कोहल तो होती नहीं, तो क्या करना होगा, तो आप ये करने के बाद इसको क्या करोगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ले आओगे। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लाओगे तो अल्कोहल बनना बंद हो जाएगा। जो अल्कोहल बन चुका है वो ऑक्सीडाइज होके इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिटल्डिहाइड बनेगा। तो ब्रेड में जो आपको स्मेल आती है वो एसिटल्डिहाइड की स्मेल आती है, ब्रेड की एक अलग से स्मेल आती है, फ्रूटिंग स्मेल। आपने एसिटल्डिहाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में भी लिखा होगा कि इट गिव्स फ्रूटिंग स्मेल। एसिटल्डिहाइड को पहचानने का तरीका यही है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब आप बेक करोगे हाई टेम्परेचर पे ओवन में डालोगे आटे को, लोई को, तो वो फूल जाएगी, तो पफी नेचर आ जाएगा, ब्रेड की स्लाइसेस काट दी जाएंगी, पैकेट करके आपको दे दिया गया। तो एक ही रिएक्शन है, बस इसमें एंगल ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है।
अगर हमें ब्रीविंग इंडस्ट्री में चाहिए तो कभी भी हम ऑक्सीजन नहीं देंगे, अल्कोहल को यहाँ से निकालते रहेंगे टाइम टू टाइम, और प्यूरिफाई करने का तरीका है डिस्टिलेशन। और अगर आपको इसको बेकिंग इंडस्ट्री में ले जाना है तो आप इसको ऑक्सीडेशन करके एसिटाल्डिहाइड में चेंज करोगे, जिससे कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आएगी। और हाई टेम्परेचर पे जब आप इसे बेक करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जब तेजी से निकलेगी तो ब्रेड का जो आटे की जो लोई है वो फूल के बहुत बड़ी हो जाएगी। उसको स्लाइसेस में कट करके आप ब्रेड बना सकते हो, या जो शेप देना चाहो वो दे सकते हो। एक ही ईस्ट दोनों काम कर सकता है। अब क्योंकि हमें अभी हमारा टॉपिक क्या है, अल्कोहलिक वाली इंडस्ट्री है, तो अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए हमें यही रिएक्शन रखनी है, एनारोबिक मीडियम फर्मेंटेशन करना है, अल्कोहल बनता जाएगा। अब यहाँ पे दो तरीके से प्रोडक्ट आते हैं, कुछ होते हैं डिस्टिलेशन के और कुछ बिना डिस्टिलेशन के। अगर डिस्टिलेशन करोगे तो क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी और उसमें अल्कोहल की परसेंटेज भी ज्यादा हो सकती है। अगर बिना डिस्टिलेशन के आपने ये काम किया तो क्लैरिटी नहीं आएगी, बनने वाले बेवरेजेस में आपको क्लैरिटी नहीं दिखाई देगी, और उसमें अल्कोहल भी ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 13% से ज्यादा अल्कोहल अगर हो गया तो ईस्ट अपने आप मर जाएगा। तो अगर मान लीजिए ब्रांडी है, ब्रांडी में सबसे ज्यादा अल्कोहल होता है 65 to 70%। तो अगर हमें ब्रांडी बनानी है जिसमें 70% के अराउंड अल्कोहल है तो कैसे बनाओगे? ये जो बनेगा 13% जैसे ही हो जाएगा फर्मेंटर के अंदर, जब 13% अल्कोहल बन जाएगा तो इसको हम डिस्टिलेशन में ले जाएंगे। डिस्टिलेशन में तो आप 100% अल्कोहल लाओगे, फिर डाइल्यूट करके 70% पे लिए जाओ। तो यानी कि ब्रांडी कैसे बनी? विद डिस्टिलेशन। ब्रांडी या विस्की है या रम है या वोडका है या जिन है, ये सब डिस्टिलेशन से बनती हैं। बिना डिस्टिलेशन के केवल दो बनती हैं, बियर और वाइन। बियर बिना डिस्टिलेशन की होगी, मार्केट में फ्रूट बियर आती है, उनको देखोगे तो आपको टर्बिडिटी, गंदगी सी दिखाई देगी, क्योंकि वो फ्रूट बियर है तो हम मान लेते हैं कि फ्रूट का पल्प रह गया होगा, है ना, जिस भी फल से बनी है उस फ्रूट का थोड़ा सा गूदा रह गया, इसीलिए वो बहुत क्लियर नहीं है। ऐसे वाइन भी होता है कि वाइन में भी बहुत क्लैरिटी नहीं आती। और ये कंपैरिजन है, हम कंपेयर कर रहे हैं रम, विस्की, वोदका, जिन, ब्रांडी, इन सब से। ये सब डिस्टिलेशन के प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑलरेडी नीट में पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट डिस्टिलेशन से बना और कौन सा विदाउट डिस्टिलेशन से बना। तो बिना डिस्टिलेशन के केवल दो हैं, बियर और वाइन। उसके अलावा जो भी लिखा होगा वो सब डिस्टिलेशन से बनते हैं। यहाँ पे ये भी अंडरस्टूड हो गया कि बिना डिस्टिलेशन के बना है तो अल्कोहल की परसेंटेज मैक्सिमम 13-14% रहेगी, और अगर डिस्टिलेशन के बाद बना है तो परसेंटेज 70% तक जा सकती है। ब्रांडी में सबसे ज्यादा अल्कोहल होता है, दैट इज अराउंड 70%। तो सबसे कम किस में होता है? सबसे कम बियर में है बेटा, 4 से 6% नहीं है इसमें। बियर में मिनिमम है 4 to 6%। ओके सर, है ना। और बाकी अगर आप टेस्ट करोगे तो ब्रेड में भी थोड़ा बहुत अल्कोहल तो मिल ही जाएगा। इवन जो एपी आता है, जिसे हम कह देते हैं कि वो तो एप्पल जूस है, उसमें भी देखोगे तो थोड़ा सा अल्कोहल तो उसमें भी है, लेकिन उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। हमारा जो इंडिया का गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें जो लिकर, जो लाइसेंस्ड लिकर होते हैं, वो उनमें बियर और वाइन नहीं आती। बियर और वाइन को जो है वो लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आपकी गाड़ी में अगर 4 बियर की बोतल है या वाइन की बोतल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर 2 विस्की की बोतल है तो जरूर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो अलाउ नहीं है ना। तो ये एक सिस्टम कि लीगल सिस्टम के हिसाब से क्या करना है। तो ये कहीं ना कहीं हम ये मान के चलते हैं कि आपने अल्कोहल कम कैरी किया हुआ है, यानी आपने अपनी बॉडी में कम अल्कोहल ले गए और ड्राइव कर रहे हैं, तो आप खुद भी सेफ हैं और सामने जो सड़क पे लोग चल रहे हैं वो भी सेफ हैं। और अगर आपकी गाड़ी में ज्यादा है, इसका मतलब आप ज्यादा पी सकते हो, तो नशा ज्यादा होगा तो दिमाग कंट्रोल में नहीं रहेगा, एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा, तो इसलिए उस पर बैन लगा दिया गया। तो ये एक रूल के हिसाब से चीजें हैं। बाकी बियर भी अगर आपने पेटी में रखी हुई है तो इलीगल तो वो भी हो जाएगी। So, ये सर कप सिरप में कितना होता है? कफ सिरप के अंदर तो ना के बराबर है। कफ सिरप में अल्कोहल की प्रॉब्लम नहीं है, कफ सिरप में जो मेडिसिन या जो ड्रग है उसकी प्रॉब्लम है ना। कफ सिरप में अल्कोहल तो ना के बराबर है। ऐसे तो अल्कोहल सारी होम्योपैथिक मेडिसिन में होता है, जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है उनका जो सॉल्वेंट है वो अल्कोहल ही है, सब अल्कोहल में डिजोल्व होकर ही सेल की जाती है। लेकिन ये भी तो है कि उन्हें आप ड्रॉप में लेते हो, 3 से 4 बूंद लेते हो, उसमें कितना अल्कोहल जाएगा। बियर तो
300-400 ml की बीयर तो लोग ऐसे ही पी लेते हैं पानी के तरीके से। तो ऑब्वियस सी बात है अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन मैटर करती है। दूसरी हेडिंग क्या दे रखी है, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने पहली एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगी है जहां से फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर किया गया, एंड दैट एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है ऑब्टेन फ्रॉम द फंगी पेनिसिलियम नोटेटम, ये स्पीशीज है। और ये किसने दिया था, बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। डिस्कवर किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर किया गया था दैट वाज ऑफ फंगल ओरिजिन। अच्छा, यहां से ये क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं कि इनमें से कौन सा बैक्टीरियल प्रोडक्ट है और कौन सा फंगल प्रोडक्ट है, कौन सा वायरल प्रोडक्ट है। जैसे मैंने पेनिसिलियम लिखा तो आपको ये याद आना चाहिए कि पेनिसिलियम फंगी होती है, या प्रोपियोनोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, ईस्ट एक एस्कोमाइसिटीज का फंगी है। तो इतनी एक्सरसाइज तो आई होप कि आप खुद भी करोगे कि इनमें से कौन सा बैक्टीरियल प्रोडक्ट है और कौन सा फंगल प्रोडक्ट है। तो फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया। बाकी सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही, इससे थोड़ा सा पहले डिस्कवरी इसकी हुई थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सोल्जर्स कोई इंजरी को ट्रीट करने के लिए इसका कमर्शियल प्रोडक्शन किया गया। लैब में एंटीबायोटिक बनाना और लार्ज स्केल पे एंटीबायोटिक बनाना, पायलट स्केल पे एंटीबायोटिक बनाना दो अलग अलग बात थी। 1 कप चाय बनाना और 1000 कप चाय बनाना दोनों अलग अलग बातें हैं। और जब आप 1000 कप चाय बनाए तो उसका टेस्ट वही आए जो 1 कप चाय का है, तो डेफिनेटली इट नीड्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जिसे हम बोलते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, प्रोसेस तो बायोलॉजिकल है लेकिन इसमें पूरी इंजीनियरिंग लगेगी कि इसको कमर्शियल लेवल पे ले जाएं तो कितना पैसा लगेगा, कितना आउटपुट मिलेगा, कितना वेस्ट जनरेट होगा, कितनी तेजी से मुझे वो फैन घुमाना पड़ेगा रिएक्टर में, कितनी ऑक्सीजन मुझे पर यूनिट वॉल्यूम देनी पड़ेगी, कितनी मुझे करंट देना पड़ेगा, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। तो जो कैलकुलेशन का काम था कमर्शियल प्रोडक्शन का, वो 2 साइंटिस्ट इसमें और इन्वॉल्व हो गए, और वो थे हमारे अर्नस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे। तो चेन और फ्लोरे ये और आ गए, और इन तीनों ने एक्चुअली एंटीबायोटिक का कमर्शियल प्रोडक्शन किया। तो कमर्शियल प्रोडक्शन के हिसाब से इन तीनों का रोल आया। बाकी डिस्कवरी केवल फ्लेमिंग ने की थी, और फॉर दैट इनको नोबेल प्राइज मिला। ये नोबेल लॉरेट हैं, 1945 आपकी बुक में दिया है। और उसके बाद इस एंटीबायोटिक को अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज किया गया। आज की डेट में एंटीबायोटिक की वजह से हम बहुत सारी डेडली डिजीज को क्योर कर पाए हैं, प्लेग, व्हूपिंग कफ, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, है ना, निमोनिया, अब सबकी एंटीबायोटिक आती है। बहुत सारी एंटीबायोटिक मार्केट में। अगर हम मॉडर्न एंटीबायोटिक की बात करेंगे तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओरोमाइसिन, नियोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, जो भी कोविड के पेशेंट्स को सबसे ज्यादा रेकमेंड की गई थी, है ना, क्लोरामफेनेकोल, टेट्रासाइक्लिन, ओरोमाइसिन। तो IN देखो तो बस एंटीबायोटिक ही है, नॉमेनक्लेचर है एक्चुअली। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओरोमाइसिन, नियोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। तो सिन लगा होगा, इट मींस कि वो ड्रग एंटीबायोटिक है। सबके आगे ये इसका नॉमेनक्लेचर ही एंटीबायोटिक का ऐसे दिया जाता है। तो एंटीबायोटिक में आपको, बाकी एंटीबायोटिक में जो कॉजल, ये जो ऑर्गेनिज्म जिनसे एंटीबायोटिक निकाली जाती है, बुक में यहाँ तो नहीं दे रखा, एनसीईआरटी में मतलब डिटेल में नहीं दे रखा है, लेकिन जो कॉमन है वो मिलेगा आपको स्ट्रेप्टोमाइसिस से। स्ट्रेप्टोमाइसिस एक माइसीलियल बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकॉकस नहीं लिखा है मैंने, माइसिस लिखा है। स्ट्रेप्टोमाइसिस एक माइसीलियल बैक्टीरिया है जिसमें फ्रैंकिया आपको पढ़ाया था मैंने, एक्टिनोमाइसिटीज के अंदर आता है ये। हालांकि किंगडम मोनेरा ही रहेगा, तो सर ने अगर मोनेरा किंगडम में ये पढ़ा रखा है तो आप वहां देख सकते हैं, नहीं तो कैल्विन के मॉड्यूल में तो मैंने दे रखा है मोनेरा किंगडम के अंदर एक्टिनोमाइसिटीज के अंदर ये एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ रे फंगी और माइसीलियल बैक्टीरिया, जहां से कमर्शियली 100 से ज्यादा एंटीबायोटिक जो मार्केट में बिकती हैं वो सब यहीं से बनाई जाती है। इट्स अ गुड सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक।
तीसरा जो कैटेगरी इसमें दे रखी है वो है ऑर्गेनिक एसिड्स, और बहुत सारे एंजाइम्स हैं, बहुत सारे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल हैं। अब इनके बारे में क्या क्या दे रखा है। ऑर्गेनिक एसिड्स जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे वेनेगर है, वेनेगर सब यूज करते ही हैं घर में, चाहे अचार में यूज करें, चाहे चाउमीन बनाइए या कुछ और बनाइए, कुल मिला के वेज नूडल्स से लेके और अपनी डेली लाइफ तक वेनेगर बहुत सारी जगह यूज होता है। तो वेनेगर क्या है केमिकली, तो साइट ये हुआ एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड बनेगा कहाँ से, फर्मेंटेशन से बनेगा। कौन सा बैक्टीरिया चाहिए, एसिटोबैक्टर एसिटाई, और यूज क्या है, इंडस्ट्रियल यूज का है। इंडस्ट्री में चाहे घर में यूज करो चाहे मार्केट में यूज करो, एसिटिक एसिड बनता किससे, फर्मेंटेशन से बनेगा। लेकिन आपको बस याद क्या करना है, कौन सा प्रोडक्ट का फर्मेंटिंग माइक्रोब कौन सा है। तो एसिटिक एसिड बनाने के लिए क्या चाहिए, एसिटोबैक्टर एसिटाई चाहिए। ब्यूटाइलिक एसिड के लिए क्या चाहिए, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम चाहिए। साइट्रिक एसिड बनाने के लिए क्या चाहिए, एस्परजिलस नाइगर चाहिए। एस्परजिलस फंगी है, एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया है। ये सब आपको खुद अपने आप करना है, और नहीं तो आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अगर करा रखा है तो सर ने कराया होगा, यूजुअली हम वही करा देते हैं। तो एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया हो गया। साइट्रिक एसिड कहाँ से बन रहा है, एस्परजिलस नाइगर से बन रहा है। साइट्रिक एसिड यूज कहाँ होता है, कैंडीज में यूज होता है ना। जो भी लेमन बेस्ड कैंडीज आती हैं उनमें लेमन नहीं होता, लेमन की जगह आर्टिफिशियल फ्लेवर दिया जाता है, और वो क्या है, साइट्रिक एसिड। नींबू से निकाल के अगर सिट्रिक एसिड आप मिलाओगे तो बहुत कॉस्टली हो जाएगी चीज, इसलिए आर्टिफिशियली साइट्रिक एसिड बना के उसे लेमन के एसेंस के साथ ऐड कर देते हैं, तो इंडस्ट्री में साइट्रिक एसिड का यूज हो सकता है। इसके अलावा डाइंग इंडस्ट्री में भी यूज होता है, मेडिसिन में भी यूज होता है, बहुत सारे नमकीन में या किसी भी कंपाउंड को प्रिजर्व करने के लिए साइट्रिक एसिड को यूज किया जाता है। लैक्टिक एसिड आपने पढ़ा अभी, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से मिल जाएगा आपको, जो मिल्क वाला बैक्टीरिया वो है, उसको लैक्टेटिंग मदर्स को दिया जाता है सप्लीमेंट की फॉर्म में, या इन्फेंट्स काउस को दिया जाता है ना। लैक्टिक एसिड का भी कमर्शियल यूज है। तो लैक्टिक एसिड हो गया, ब्यूटाइलिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, है ना। ये सब एसिड हैं जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं और माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से ही बनाए जाते हैं। इनका इंडस्ट्री में अलग अलग यूज है। 2-3 एंजाइम आपकी बुक में दिए हैं, जैसे पैक्टिनेज एंजाइम है, पैक्टिन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम क्या होगा, पैक्टिनेज। अब पैक्टिन कहाँ था, अभी आपको मैंने लिखाया था, प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज एंड सेलुलेज। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में आपने लिखा कि सेलुलेज और पैक्टिनेज को यूज करके आप मिडिल लैमेला और सेल वॉल को डाइजेस्ट करते हो। तो पैक्टिनेज एंजाइम अलग से कहाँ से आएगा, इंडस्ट्री से बनाया जाएगा। तो पैक्टिनेज एंजाइम कहाँ से बनाए जाते हैं, एस्परजिलस नाइगर को यूज करके सिंथेटिकली एंजाइम बनाए जाते हैं। और फिर इनका यूज क्या है, हम सबसे ज्यादा जूस में यूज करते हैं, जैसे डाबर का रियल जूस आता है, उस जूस को देखो और अपने जूस की शॉप से जूस निकलवा के देखो, दोनों का ऑरेंज जूस निकाल के देखो, जो आपने लोकल शॉप से निकलवाया वो आपको टर्बिड नजर आएगा, क्योंकि उसमें ऑरेंज के धागे जैसे स्ट्रक्चर नजर आएंगे, ऑरेंज के जो फाइबर होते हैं वो नजर आएंगे, हेल्दी वही होता है। लेकिन अगर पैकेट वाला जूस आप देखोगे तो वो नियरली ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि जो धागे जैसे स्ट्रक्चर है, जो फाइबर है, जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, उनको डाइजेस्ट कर दिया जाता है यूजिंग द एंजाइम पैक्टिनेज एंड सेलुलेज। तो मिडिल लैमेला और सेल वॉल को डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, तो एक तो जूस ज्यादा निकलेगा ऑरेंज में से, और दूसरी बात ये है कि क्लैरिटी आ जाएगी। तो जूस की क्लैरिटी या उसमें एनहांसमेंट करने के लिए पैक्टिनेज एंजाइम को इंडस्ट्री में यूज करते हैं। फिर ऐसे मान लीजिए आता है कि प्रोटीएज एंड लाइपेज होते हैं, यूजुअली डिटर्जेंट में यूज होते हैं, जैसे एरियल या हैंको का ऐड आता है कि एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रही है कपड़े के धुलने में। अब मान लीजिए कपड़े पे किसी प्रोटीन या किसी लिपिड का दाग लग गया तो कैसे छूटेगा, तो लिपिड का दाग छूटेगा तब जब लाइपेज एंजाइम से ट्रीट कर दिया जाए। तो डिटर्जेंट में अगर लाइपेज एंजाइम होगा तो वो ऑयल के स्टेन को हटा देगा। अगर मान लीजिए डिटर्जेंट में प्रोटीएज एंजाइम होगा तो प्रोटीन के स्टेन्स हट जाएंगे। जैसे ही प्रोटीन के कांटेक्ट में प्रोटीएज आएगा, प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, धब्बा हट गया, कपड़ा साफ हो गया। तो यूजुअली डिटर्जेंट्स के अंदर जो है वो प्रोटीएज और लाइपेज एंजाइम को यूज किया जाता है, एंड दोस आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द एस्परजिलस नाइगर एंड बैसिलस स्पीशीज। तीसरा एंजाइम जो दे रखा है वो एमाइलेज दे रखा है। एमाइलेज आप जानते ही हैं स्टार्च के डाइजेशन का एंजाइम है, वो स्टार्च को डाइजेस्ट करके शुगर बनाने में यूज किया जाता है। तो एमाइलेज का भी इंडस्ट्री में यूज किया जा सकता है स्टार्च के डिग्रेडेशन में। जो चौथा दे रखा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड दैट फोर्थ वन इज टीपीए। ये काफी पूछा जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज।
ये टिश्यू टी, प्लाज्मिनोजन पी, एक्टिवेटर है ए, टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है। ये मिलेगा कहां से? दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, है ना। ये कहां से मिलेगा? ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस। इसको यूज कैसे करते हैं? क्लॉट बस्टर की फॉर्म में यूज करते हैं। मान लीजिए किसी की ब्लड वेसल में ब्लड का क्लॉट बन गया, कोई इंटरनल इंजरी हुई और आपके अंदर खून का थक्का जम गया। अब ब्लड वेसल्स में अगर ब्लड का क्लॉट आ जाएगा तो फिर क्या होगा? हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंगली जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज या डिसऑर्डर है वो होने के चांसेस हो जाएंगे। अब ब्लड में से ब्लड का क्लॉट कैसे हटेगा? या तो सर्जरी करो, या दूसरा तरीका ये होता है, ये एंजाइम ब्लड में मिला दिया जाता है और फिर ब्लड का क्लॉट जहां जहां पे भी होगा, प्लाज्मिनोजन क्या करता है? आपने ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म पढ़ी होगी, तो प्लाज्मिनोजन क्या करता है? वो फाइब्रिनोजन जिससे क्लॉट बनता है उसको डिग्रेड कर देगा। अगर मान लीजिए फाइबर्स ही ब्लड क्लॉट में जो बने थे वो डिग्रेड हो गए, तो वो क्लॉट हट गया, तो ब्लड आसानी से उस ब्लड वेसल में फ्लो कर सकता है। तो इसको क्लॉट बस्टर की फॉर्म में यूज करते हैं ऐसे केस में जहां पे ब्लड के क्लॉट्स को रिमूव करना है। अगर ब्लड का क्लॉट रहता तो माइट भी कि वो पर्सन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का केस होता, उसे हार्ट अटैक भी हो सकता था। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए टीपीए यानी स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम को यूज किया जाता है एज ए क्लॉट बस्टर। तो ये हमने सारे एंजाइम्स पढ़े, प्रोटीएज, पैक्टिनेज, एमाइलेज एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो बायो एक्टिव हैं, उनको भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। वो है साइक्लोस्पोरिन ए, नेक्स्ट क्या दे रखा है? साइक्लोस्पोरिन ए। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म ट्राइकोडर्मा। अब बताओ ट्राइकोडर्मा क्या है? फंगी है, बैक्टीरिया है? अभी तक तो मैं ही बता रहा था, अब आप बताओ। ट्राइकोडर्मा बिलोंग्स टू विच पार्टिकुलर किंगडम? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया? फंगी। 5 में से किसमें है? फंगी में है ना। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम स्पीशीज है। ट्राइकोडर्मा क्या है? एक फंगी है। फंगी में कौन सी फंगी है? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज? बताओ फंगी में कौन सी फंगी है ये? एस्को, बैसिडियो, ड्यूटेरो या फाइको? चारों क्लास आपकी बुक में दी हुई है। ड्यूटेरो। ड्यूटेरोमाइसिटीज में है। अगर ड्यूटेरोमाइसिटीज में है तो ट्राइकोडर्मा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बाय ज़ूस्पोर, बाय ए प्लानोस्पोर, बाय एस्कोस्पोर्स, बाय कोनिडिया? ट्राइकोडर्मा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसेस बाय। अब मेरे हिसाब से क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का है, आपको शायद लगे कि एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ। ट्राइकोडर्मा अगर ड्यूटेरोमाइसिटीज में है तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? दो क्वेश्चन को मिला के मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि ट्राइकोडर्मा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय कोनिडिया, है ना। ड्यूटेरोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? कोनिडिया से होता है। तो यानी कि ट्राइकोडर्मा कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? बाय कोनिडिया रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पता ही नहीं है, तो होने का सवाल ही नहीं उठता। आप चीजों को लिंक करके भी देख सकते हो, अगर रिवाइज करने का अच्छा तरीका बन सकता है। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक ड्यूटेरोमाइसिटीज का फंगस है जिससे हमें एक एंजाइम मिलता है, एक कंपाउंड मिलता है, दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए। इसका रोल क्या है? ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का काम करता है ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। होता ये है कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, एक डोनर से ऑर्गन को निकाल के एक रेसिपिएंट की बॉडी में डाला गया, तो मेडिकल लेवल पे जो मैचिंग करनी चाहिए ब्लड ग्रुप की, आरएच फैक्टर की, और कुछ एंटीजेंस होते हैं, एचएलए बोलते हैं उनको, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, जो डब्ल्यूबीसी पे होते हैं, उनको भी मैच किया जाता है। उसके बाद ही ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करा जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी कई बार रेसिपिएंट की जो बॉडी है वो ऑर्गन को रिजेक्ट करना शुरू कर देती है, वो ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करती। तो ऑर्गन का रिजेक्शन ना हो इसलिए रेसिपिएंट की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस कर दिया जाता है, वो दवाइयों से थोड़ा कम कर दिया जाएगा। तो वो दवाई क्या है? बेसिकली ये
कि साइक्लोस्पोरिन ए अगर आपने रेसिपिएंट को दे रखा है तो उसका इम्यून सिस्टम थोड़ी दिनों तक काम नहीं करेगा जब तक वो इसके असर में रहेगा। मीनवाइल जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया वो धीरे धीरे बॉडी में एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे जैसे ऑर्गन एक्सेप्ट होता जाएगा साइक्लोस्पोरिन की डोज हम कम करते जाएंगे और लास्ट में जाके हटा देंगे, तो आपकी बॉडी तब तक उस ऑर्गन को एक्वायर कर चुकी होगी, एक्सेप्ट कर चुकी होगी। तो साइक्लोस्पोरिन ए का काम क्या है, ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इसको यूज किया जाता है। ऐसे ही लास्ट में एक नाम दे रखा है स्टैटिन्स। ये मिलेगा फ्रॉम मोनस्कस परप्यूरियस या परप्यूरिया, मोनस्कस परप्यूरियस से मिलेगा हमें। क्या मिलेगा, स्टैटिन मिलेगा, है ना। और स्टैटिन का काम क्या होता है, ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कम करने का काम है। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कहलाता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टैटिन्स को टैबलेट की फॉर्म में दिया जाता है। इसका काम क्या है कि कोलेस्ट्रॉल को बनाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं ना, उनका ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। आपने बायोमॉलिक्यूल्स में एंजाइम के कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी पढ़े होंगे। तो एंजाइम का अगर ये इनहिबिटर है तो यानी कि वो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। और अगर कोलेस्ट्रॉल बन ही नहीं रहा तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल आएगा कहाँ से। तो होता यही है कि जब अर्ली एज में मतलब लेट एज में जाते हैं, 40 साल के बाद यूजुअली जो है वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल लोगों की बॉडी में ज्यादा होने लगता है, ब्लड में ज्यादा होने लगता है। तो अगर अपनी डेली लाइफ से आप कोलेस्ट्रॉल कम नहीं कर पा रहे तो क्या होता है, रात में एक स्टैटिन की टैबलेट ले लीजिए। आप ऑयल तो खूब खा रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को बनाने का जो एंजाइम है वो हमने इस ड्रग को यूज करके खत्म किया। तो आप खाते रहिए ब्रेड पकौड़ा और अपना ऑयल आपका जो है वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाएगा, है ना। बस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा स्टैटिन्स का रूल हो गया, ठीक है। तो हमने 2 कर लिए, माइक्रोबिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड माइक्रोबिन हाउस होल्ड एक्टिविटीज, है ना। बाकी थोड़ी देर में करते हैं ब्रेक के बाद माइक्रोबिन सीवेज ट्रीटमेंट, है ना। सर कितनी देर का है ब्रेक? 10-15 मिनट का। ऑफिशियली 15 मिनट का है तो बस ठीक है, मैक्सिमम 15 मिनट। बाकी मैं 10 मिनट या 12 मिनट में ज्वाइन करता हूँ आपको। सर ऑफिशियली तो हाफ एन आवर का।